गैप ईयर है वो कितने गैप ईयर हैं? आप कब से इस तैयारी में लगे हुए हैं? आज पूरी की पूरी क्लास में सबसे पहला हमारा प्रयास यही रहेगा कि गैप ईयर से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करें और उसका एक अच्छा सा आंसर बना पाएं। उसके बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग अगले इस क्लास में या फिर अगले क्लास में जैसा भी समय मिलता है हम लोग एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास अगर कोई टेक्निकल डिग्री हो, जैसे कि आपने बीटेक कर रखा हो या एमबीबीएस कर रखा हो या एमबीए कर रखा हो या सीए कर रखा हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री हो और उसके बाद आपने जो है कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट की है, तो वाई क्या कहते हैं सिविल सर्विसेज आफ्टर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड। तो दूसरा सवाल हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और आज आपको हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे क्लास के अंत होते होते। बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं वो उसको मैं नोट करा दूंगा, आप उस पर एक आंसर बनाने का प्रयास करेंगे खुद से। उसके बाद फिर हम लोग जो है कि उसका एक अच्छा सा आंसर देखेंगे कि क्यों पिछड़ेपन का क्या कारण है। वो अलग अलग तरीके का पिछड़ेपन होगा, गरीबी क्या कहते हैं गरीबी पे क्या उपाय हो सकता है, कृषि के पिछड़ेपन का उपाय, फिर औद्योगिक पिछड़ेपन का उपाय। इस तरीके से बिहार सरकार की अचीवमेंट किया है उसके कई सारे मेरे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं नोट कराऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप सभी से है कि आप लोग बताएं कि आप लोगों का गैप ईयर किन किन छात्रों का सबसे पहले गैप ईयर है। मेरा है सर। हम नोट कराते जाएंगे, थोड़ा सा मैं नोट कर लूं ताकि आपको पर्टिकुलर आंसर देने में भी मुझे आसानी होगी। एक ही छात्रों का गैप ईयर है? हमारा भी है सर। मेरा भी है सर। हमें तो उम्मीद है कि मैक्सिमम छात्रों का कुछ ना कुछ गैप ईयर होगा। मेरा भी है सर। मेरा भी है सर। तो जिन भी छात्रों का गैप ईयर है वो अपना नाम नोट करा लें और कब से गैप ईयर है थोड़ा सा मुझे बता भी दें ताकि एक सहज आंसर देने में, क्योंकि देखिए गैप ईयर में आंसर अलग अलग तरीके से होंगे। अगर 1 साल का गैप ईयर होगा, 2 साल का गैप ईयर होगा तो उसका आंसर अलग और आसान होगा। 2 साल से ज्यादा का गैप ईयर होगा तो उसका आंसर अलग निकलेगा। 5 साल से जिनका गैप ईयर होगा उसका आंसर थोड़ा सा अलग होगा। गैप ईयर के साथ साथ आप कर क्या रहे हैं, तो ये भी है, ये भी एक मुद्दा है। तो बताइए राहुल। सर मेरा 7 साल का गैप ईयर जिसमें से 3 साल से मैं जॉब में हूँ। ग्रेजुएशन का और आपने उसके किया, बताते जाए। सर बीटेक मेरा जून 2017 में हुआ था सर। ठीक है, बीटेक कहाँ से है? केमिकल इंजीनियरिंग है सर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट से आपने किया है? नहीं सर, पेट्रोलियम। प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अच्छा, वो प्राइवेट देहरादून वाला। ठीक है, 2000 कितना बताया आपने? 2017 जून में कंप्लीट हुआ था सर। 2017 से 3 साल तक कहाँ इंगेज थे? सर ये 2021 अगस्त से मैं जॉब में हूँ सर, और बाकी 4 साल जो बचा है उसमें सर 2 साल मैंने 2 साल प्रिपरेशन में दिया था सर, और 2 साल कोरोना में मतलब कि प्रिपेयर ही कर रहा था इनफैक्ट। ओके, ठीक। चलिए जल्दी वैसे जल्दी रिजल्ट बता। आ गया था उस समय तक सर, रिजल्ट आ गया था सर, क्योंकि मेरा बैच 2018 का है सर सीजीएल का। तो ओके, ज्वाइन करा नहीं रहा था डिपार्टमेंट ये कोरोना के कोरोना चलते के सर। दौरान। ओके ओके, ठीक। सही श्याम, जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे, ज्यादा समय यस नहीं सर, लगाए, बोलते नमस्ते जाएं। सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था सर। 2021 में कम्प्लीट हुआ, तब से क्या कर रहे हैं? तब से तैयारी ही कर रहे हैं सर। ओके, ठीक। अभिनव। सर मेरा भी 2019 में बीटेक कंप्लीट हुआ था सर। और तब से क्या कर रहे हैं? सर 2 महीने तक के लिए सर किसी प्राइवेट संस्था में काम किए थे सर, उसके बाद? और उसके बाद सर प्रिपरेशन में। तब से तैयारी कर रहे हैं, ठीक। प्राची, जल्दी जल्दी बोलते जाएं। सर 2016 में बी हुआ था हमारा बीटेक, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और 2016 से 18 तक एमबीए किए हैं। उसके हम्म बाद 2 साल गैप ईयर रहा है। हम्म उसमें दिल्ली जाके प्रिपेयर किए थे हम हम्म। एग्जाम के लिए। हम्म उसके बाद कोविड आ गया था तो एमए किए हैं इकोनॉमिक्स से। हम्म 2022 में 2020 से 22 तक एमए किए हैं। हम्म 2023 में नेट क्वालिफाई कर लिए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से। उसके हम्म। बाद पीएचडी में एनरोल हो गए थे। अच्छा, अभी ठीक। पीएचडी चल रहा है। ओके, परमित। सर 2018 नवंबर में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू पढ़ाई में ही है सर। 2018 से विशुद्ध बेरोजगार हैं आप? यस सर। यही खतरनाक है। ठीक है, सुमन। सर 2013 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 2018 से 2021 तक हम एलएलबी का कोर्स किए थे। अच्छा, और हाँ। 2024 से अभी हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। हाँ,
ये 2013 से 18 इस क्या ईयर हुआ है से आपका? 2013 से 18 कुछ नहीं कर रहे सर, प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। 5 साल 2024 जी से सर। फाइनेंस में है ना, जॉब में है अभी। जी सर। ठीक। जी सर। नम्रता। सर 2019 में ग्रेजुएशन है, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं। 2019 से सिर्फ तैयारी कर रहे हैं? आप ऐसे पढ़ाते भी थे? हाँ ठीक, अभी आएंगे कि ये आंसर के किस तरीके से 5 साल हो रहा है। शशि भूषण। हाँ सर, मेरा BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2015 में किया था। ठीक है। उसके बाद 2016 के एग्जाम दिया था, लेकिन ज्वाइनिंग मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली में 2019 जनवरी से। 2019 से आप जॉब में हैं? हाँ सर। ठीक। नरेंद्र। नमस्ते सर। हाँ हाँ सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में पूरा किया सर। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद सर 2021 तक सर मैंने सर अपना 2 स्टार्टअप था सर, हम कॉलेज के लोगों ने मिलकर शुरू किया था। मैं हाँ बीटेक किया हूँ सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक IIT ठीक। गुवाहाटी से। अच्छा, IIT गुवाहाटी। यस सर। ओके तो ओके। सर हाँ हमारा 2 स्टार्टअप था सर, एक ज्ञान कोश के नाम से, एक अपना अन्न कोश के नाम से सर, एक ठीक है फार्मिंग सेक्टर में, एक एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है ठीक है। हाँ और फिर सर मैंने 2021 अक्टूबर से सर फिर मैं सर आप फुली प्रिपरेशन कर रहा हूँ UPSC का और इसका। ओके ओके, चलिए कुछ तो जस्टिफिएबल है आपका आंसर। इसको अच्छे से अभी डिजाइन कर देंगे आपके आंसर को, ताकि परेशानी ना हो। जी सर। अनमोल। जी सर 2019 में बीटेक कंप्लीट हुआ था, उसके बाद 8 महीना कोचिंग सेक्टर में पढ़ाया था, उसके बाद ठीक है। से अभी 4 साल कर रहा हूँ। 4 साल विशुद्ध रूप से बेरोजगार हैं। सर ठीक है, ओके। और कौन है? और किन्हीं का गैप ईयर नहीं है ना? किन्हीं का छूट गया तो बता दें। सर मेरा भी है। हाँ हिमानी बोले। मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया, देयर आफ्टर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। आई गेव UPSC मेंस इन 2020, 2021, 2022 back to back. I couldn't qualify mains. Thereafter, I thought of a backup plan, so I gave CGL. I got selected in CGL, and now I'm doing BPSC interview. You are selected in CGL in which year? Last year, 2020. Okay, last year. गुड। चलिए देखिए, एक चीज तो है कि सबके पास गैप है और मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अभी हम आंसर जब बताना स्टार्ट सर करेंगे। मेरा भी था। हाँ लिख, बताएं जल्दी बताएं। ज्योतिषना। जी सर। हाँ सर मेरा 10th नहीं 2000 ग्रेजुएशन। सर मेरा तो काफी गैप ईयर है ना, क्योंकि मेरा जो +2 है वो 2005 में हम किए हुए हैं। अच्छा ठीक है, और उसके फिर बाद? ग्रेजुएशन 2018 में पूरा किया है। व्हाई? सर क्योंकि 12th के बाद मेरी शादी हो गई सर। अच्छा और कोई उसके बात नहीं। बाद जब हम थोड़ा फ्री हुए तो फिर हमने सोचा कि वापस पढ़ाई शुरू करना चाहिए। ओके ओके, वेरी नाइस। 2018 से आप ग्रेजुएशन, 2018 के बाद क्या कर रहे हैं? सर 2019 से पहले तो थोड़ा सोचने में टाइम लगेगी क्या करना चाहिए। ठीक है ठीक है। फिर 2019 से फिर सर तैयारी में लगे हैं। अच्छा तो तब से तैयारी कर रहे हैं आप। कोई नहीं, जी फिर तो सर। जस्टिफिएबल आंसर है और समाज के लिए एक अच्छा संदेश है कि जब आपको समय मिला तो आपने इसका यूज किया। अभी आपका आंसर बता देंगे, फिर आपको जरा सा भी परेशान होने की जी आवश्यकता सर। नहीं पड़ेगी। जी ये सर। आंसर जस्टिफाई कर देगा। ये IIT गुवाहाटी का जो लड़का नरेंद्र है, इसका भी आंसर जस्टिफाई कर देगा और बहुत लोगों का आंसर जस्टिफाई कर देगा और सबको कुछ ना कुछ अच्छा आंसर बता ही देंगे, ताकि वो परेशानी बचेगी नहीं। नो डाउट, कोई कोई परेशानी नहीं है फिर आपके ऐसे बैकग्राउंड से। ठीक है, और किन्हीं को कुछ बोलना है जिनका गैप ईयर है? Yes, sir. One thing. Yes. The lady who just spoke, you are very brave, whoever you are, but you are very brave. यस यस, वेरी नाइस। ऑफ कोर्स ये काफी मतलब 2005 से 2018 इतना लंबा गैप होने के बाद आपने फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया, ग्रेजुएशन किया, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो वो बोर्ड मेंबर को भी ये सुन के भी काफी अच्छा लगेगा और वो चाहते ही भी हैं कि ऐसे कुछ बैकग्राउंड के लोग आए ताकि समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए, इंटरव्यू में आंसर करने का मतलब कि मैं एक चीज बता देता हूँ। मैं कुछ बच्चों को विशुद्ध रूप से बेरोजगार बता भी रहा था, वो थोड़ा सा मतलब कि शब्द कड़वा था, बट कोई नहीं, आप लोग अपनी तैयारी को ठीक से करके इस बार आप ये जो बेरोजगारी का एक टैग लगा हुआ है उसको खत्म करें।
क्योंकि बीटेक करने के बाद 2019 से अभी तक जॉबलेस रहना ये थोड़ा-सा मतलब बोर्ड को भी अखड़ता है कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते थे और कुछ ना कुछ करने के साथ-साथ भी अगर आप तैयारी करते तो भी क्वालीफाई कर जाते, क्योंकि ऐसे बहुत छात्र हैं जो क्वालीफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो उनको एक जस्टिफिएबल आंसर देना होता है, और जैसे इन्होंने एक आंसर दिया, काफ़ी जस्टिफिएबल आंसर है। उसका जब आप आंसर दें और वो जस्टिफाई कर दें आंसर दे करके, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना लंबा गैप है, ग्रेजुएशन में क्या है। क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि 1995 में वो संजय जी थे, वो पिछले साल इसी इंटरव्यू प्रोग्राम से क्वालीफाई करके गए हुए हैं, अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, यहाँ पे बांका में ही पोस्टेड है। तो उनका क्या था कि वो 1995 में क्या कहते हैं, उनका मैट्रिक पास हुआ था, वो 67th में क्वालीफाई हुए हैं। तो आप 1995 में तो बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा, या फिर बहुत छोटे होंगे आप लोग, या नहीं भी हुआ होगा कुछ लोगों का जन्म। 1995 में वो मैट्रिक पास कर गए थे, यानी 1995 में 14 वर्ष के वो आसपास रहे होंगे। उसके बाद उनका जो सिलेक्शन होता है वो 2024-23 के आसपास हो रहा है, आप समझ रहे हैं। उसके बीच में उन्होंने सेना में जॉब किया, फिर बैंक में जॉब किया, 13 वर्ष तक सेना में रहा, फिर 7-8 वर्ष तक बैंक में रहने के बाद फिर बीपीएससी में भी 43 वर्ष की उम्र में सिलेक्शन हुआ। उनका लड़का है वो भी 10th में इस बार 10th पास कर गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा गैप था, लेकिन गैप से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको अच्छा रैंक भी आया, 96 उनका रैंक भी था, और काफी मार्क्स भी थे, क्या कहते हैं इसमें इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे उनको। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कहते हैं, अगर आपको गैप है तो बस एक आंसर अच्छा सा बनाना चाहिए। इसीलिए मैं आज इस सेशन को लेकर के आपके सामने आया हूँ। ठीक है, और जिन छात्रों का गैप नहीं है, कुछ लोगों ने नहीं बताया, या तो आप बताने से कतरा रहे हैं, या हो सकता है कि आपका गैप हो ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है अगर गैप नहीं है। अगर आप बताने से कतरा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, मणिशंकर कुछ बोलना चाहते हैं? जल्दी अगर बोलना चाहते तो बोले, नहीं तो स्टार्ट करेंगे। निर्भय कुछ बोलना है? सर मैं हेलो। हाँ हाँ, बोलो मणि। मैं 14 में ग्रेजुएशन किया हूँ, और उसके बाद मैं मास्टर किया 17 में। ठीक है, उसके बाद मैं 18 मार्च से मैं वर्किंग ही हूँ, तो इसमें नो कोई इशू, ज्यादा मेजर इशू नहीं। नो इशू, वर्किंग है तो कोई दिक्कत नहीं। निर्भय? जी सर, मेरा 2021 में बीटेक हुआ था, उसके बाद 1.5 साल तक इन्फोसिस में काम किया। ठीक है, 2023 जनवरी तक। उसके बाद 6 महीना तैयारी किया, प्रीलिम्स में हो गया था इधर ही। ओके, नो इशू। चलिए देखिए, अब पहले कुछ जनरल चीजें बता देते हैं। हाँ सर, मेरा भी 2022 ही ग्रेजुएशन है, उसके बाद 2023 में अटेम्प्ट दिया था बीपीएससी का, और अभी वही चल रहा है साइकिल। नो इशू। देखिए, अब गैप से जुड़े प्रश्नों को क्यों ऐसा प्रश्न आता है, सबसे पहले इन चीजों को देखते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे कि आखिर समस्याएं क्या है, क्या समाधान होना चाहिए। कुछ जनरल आंसर दे देते हैं, ताकि तब तक आप लोग जो है ना, जब ये आंसर मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो आप लोग एक मन में आंसर भी तब तक क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि आखिर वो क्यों चाहते हैं कि कम गैप वाले छात्र आए, ज्यादा यंग छात्र उसके पास आए। तो देखिए, कम गैप वाले छात्र आने से सीधा सीधा मतलब है कि जो छात्र आएंगे वो यंग होंगे। अगर वो छात्र यंग उनके पास आते हैं तो उनको फायदा मिलता है, और छात्रों का भी खुद का फायदा होता है, क्योंकि आज के समय में सिविल सर्विस का तैयारी करना भी एक तरीके का जो है कि वो नेशनल हॉबी की तरह बन गया है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो वो भी चाहते हैं कि जब कम उम्र के छात्र उनके पास आएंगे तो उनको सिविल सर्विसेज के जो फाउंडेशनल वैल्यू सिखाए जाएंगे, एक तो वो आसानी से सीखेंगे, और सीखने के बाद उनके पास जॉब करने का भी एक लंबा करियर मिलेगा तो उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और जब काफी लंबे समय तक वो जॉब करेंगे डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंटल एक्सपीरियंस जो है कि सरकार को भी जाके अंत समय में काफी उस एक्सपीरियंस का यूज होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले तो वो कम एज के जो छात्र हैं वो सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करें, और वो अपने करियर को लेकर के जल्दी से छात्र भी डिसाइड कर लें, ताकि उन्हें क्या करना है जीवन में यह तय रहे। तो सबसे पहला कारण तो ये हो जाता है। दूसरा, कुछ चीजें और भी जो जनरल परसेप्शन को बनाता है। अगर कोई छात्र 1 साल में या 2 साल में बहुत जल्दी मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट तक में सिलेबस को पढ़ता है, समझता है, और एग्जाम को देता है और वो तुरंत सफल हो जाता है, तो इससे यह भी साबित होता है कि वह छात्र क्या है, एक क्विक लर्नर है। अगर वो क्विक लर्नर है तो इसका फायदा जब वो सिविल सर्वेंट बनेगा तो उस समय भी मिलेगा, क्योंकि जिन छात्रों ने अपने तैयारी में 4 साल 5 साल 6 साल लगाए हैं, तो यह इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता है ना कि आप किसी भी चीज को सीखने में एक तो ज्यादा समय लगाते हैं, और जब आप ज्यादा समय लगाते हैं तो सर्विस में आएंगे तो आप सर्विस के साथ कितना जस्टिफाई कर पाएंगे, कितने जल्दी चीजों को सीखेंगे, क्योंकि सर्विसेज में आने के बाद भी बहुत चीजें सीखनी होती है।
तो इन चीज़ों को लेकर के भी वो थोड़ा-सा गैप ईयर के छात्रों के साथ वो लेने से थोड़ा-सा उनको लगता है कि ज़्यादा फ्रेश छात्र मिले तो वो ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देना पसंद करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये 5-6 साल, 7 साल जिनका भी लग गया है, ये जीवन के काफ़ी महत्वपूर्ण साल होते हैं। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम की तैयारी जिसको कि 1 साल, 2 साल में ये तैयारी हो सकती थी, 1-2 अटेम्प्ट में ये तैयारी हो सकती थी, उसमें आपके 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट लगे हैं या 3, 4, 5, 6 साल लग गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल इसमें से आपने लगा दिए हैं। और इस दरमियान जब आप तैयारी कर रहे थे, जो छात्र बेरोज़गार थे, वो इकोनॉमिकली किसी न किसी जो है कि पेरेंट्स पे या फिर अपने आस-पास के रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे होंगे। और इस समय में, इस ग्लोबल एज में कोई नहीं चाहता है कि एक 21, 22, 23 वर्ष का लड़का या 24, 25, 26 साल का छात्र या छात्राएँ वो बेरोज़गार रहे और किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके किसी से पैसे ले और अपनी जो है कि प्रिपरेशन को करे और लंबे समय तक लगातार प्रिपरेशन करते रहे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब प्रिपरेशन होता है, 1 या 2 अटेम्प्ट में अगर सीरियस प्रिपरेशन आपका हो गया है, तो फिर आपको जो है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को रिवाइज़ करना होता है। आप 1-2 अटेम्प्ट में सीरियस प्रिपरेशन करने के बाद, आप जो है कि दूसरे किसी एक जॉब के साथ भी प्रिपरेशन अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो करके आप एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से क्वालीफाई कर सकते हैं और ऐसे-ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके आस-पास में दिखेंगे। क्योंकि आज के समय में जॉब का स्कोप काफ़ी है, प्राइवेट सेक्टर में, अलग-अलग सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉय होने का भी। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव जाता है जब आप 5, 6, 7 अटेम्प्ट लगा देते हैं या जीवन के 5-6 साल लगा देते हैं तो। अब ये है कि गैप जो आपका हुआ है उसका ड्यूरेशन क्या है? जैसे कि रुचिका बता रही है कि 1 से 2 साल का ड्यूरेशन है, तो उनको तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जिनका ड्यूरेशन 3 से 4 साल का है, 5 से 6 साल का कुछ लोगों का ड्यूरेशन दिख रहा है, जो एवरेज ड्यूरेशन में 5 साल, 6 साल का दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा ही है। कुछ लोगों का ड्यूरेशन तो 7+ ईयर का है। तो इनमें अब इस ड्यूरेशन को भरने के लिए 2 चीज़ें हैं कि कुछ लोगों ने जैसे बताया कि हम क्या कहते हैं, कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं। 2 चीज़ें हैं। जी, इस गैप आपका गैप कितना है, सबसे पहले आंसर उस हिसाब से डिसाइड होगा। गैप छोटा-सा गैप है, 1 से 2 ईयर का गैप है, 3 से 4 ईयर का गैप है या 5 से 6-7 साल का गैप है, ये लंबा वाला गैप है। ठीक है? तो इस गैप के दरमियान आप कर क्या रहे थे? आप कोई जॉब कर रहे थे? आप अपने कोई क्या कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हायर एजुकेशन ले रहे थे? इस बात पे बहुत सारा निर्भर करेगा। अगर आप मतलब कि जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों ने जॉब छोड़ा भी है, ऐसा भी हम लोग को देखने को मिला है। तो अगर आप पिछले इतने लंबे समय से जॉब कर रहे हैं, तो आप एक आंसर दे सकते हैं कि सर हम पिछले समय से जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ कम समय मिल पाता था, चूँकि बहुत सारे बच्चे जॉब वाले हैं। तो पिछले इतने वर्षों से आप जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ जो है कि सर हमें तैयारी में कम समय मिल पाता था और लेकिन मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस सिविल सर्विसेज में आऊँ और इसके लिए मैं सर लगातार प्रयास करते रहा और आज प्रयास करते-करते मैं आज आपके सामने आया हूँ और ये मेरे लिए एक अचीवमेंट सा है। तो ये एक आंसर आपको शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है कि कुछ छात्रों ने जैसे जवाब दिया कि आपने अपना जॉब छोड़ दिया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं अपने जॉब के साथ इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अच्छे से प्रयास कर रहा था। पूरी कोशिश करता था कि मैं जॉब के साथ तैयारी करूँ, लेकिन सर समय नहीं मिल पा रहा था और उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में ही जाऊँ, इसलिए मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ी और पूरी तन्मयता के साथ मैं अपने इस प्रिपरेशन में जुड़ गया और आज मैं आपके सामने हूँ और यह मेरे लिए जो है कि एक अचीवमेंट की तरह है। ठीक है? तो जो छात्रों ने कि जॉब छोड़ा है, जैसे कुछ छात्र बता रहे थे, तो उनको एक तरीके का ये आंसर मिल जाएगा कि हाँ, आपने जॉब क्यों छोड़ा है। ठीक है? उसके बाद जिनका गैप की काफ़ी लंबा हो रहा है और उन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे 2019 से ही कुछ छात्र बेरोज़गार हैं, वो किसी भी जॉब में नहीं है। तो वो तो 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं कि एक तो सर मेरे से गलती हुई है, 5 साल 6 साल हो गए हैं, इस बीच में बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन है, अभी ख़ास करके लगातार एग्ज़ामिनेशन हर साल कुछ न कुछ एग्ज़ामिनेशन हो ही जा रहा है। तो कंटीन्यूअस प्रोसेस ऐसा नहीं है कि 55, 56, 59 में इस तरीके से 5-5 साल पे वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी लगातार आ रही है, तो आप बीपीएससी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि सर वैकेंसी ही इतनी लेट आई, तो मैं क्या करता? मैं तो तैयारी कर रहा था और मेरी तैयारी कंप्लीट थी, आप ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो जिनका गैप थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने तैयारी की स्टार्ट की, कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक मेरे से हुए, लेकिन पूरा मेरा मन इस सर्विस में आने को था और बीच-बीच में हालाँकि मुझे आंशिक सफलता मिलते भी रही, कई बार मेरा पीटी हो गया, कई बार मेरा मेंस हो गया, तो मैं इस तैयारी में लगातार लगा रहा सर और इस तैयारी में चूँकि मेरी इच्छा ही थी इस एग्ज़ामिनेशन में आने को, इसलिए जो है कि आज मैं तैयारी करते-करते आज आपके सामने पहुँचा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सर इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं इस तैयारी के फेज़ से बाहर निकल आऊँगा। ठीक है? हाँ।
हाँ सर, मेरा एक डाउट था सर। सर मैं 65th से मतलब कि अटेम्प्ट ले रहा था, तो क्या बोलते हैं, पिछले 3 अटेम्प्ट से तो मैं जॉब के साथ दे रहा था, तो आपने जैसे बताया हो तो जस्टिफाई हो जाएगा सर। लेकिन बाकी जो 65th 66 था सर, सो 65th में मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, तो उसमें हुआ नहीं सर। लेकिन 66 का मैंने मेंस इसलिए नहीं लिखा सर, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग क्लास कर रहा था सीजीएल का उसी दिन, क्या बोलते हैं, इससे बीपीएससी मेंस से। और रियल रीजन ये था कि सर मेरी तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो इस फैक्ट को मतलब कि बताना है या इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप बता सकते हैं कि सर मैंने क्या कहते हैं 2017 में जो है कि बीटेक किया था, उसके बाद मैंने तैयारी की थी, और 2019 में 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है वो वाला, ठीक है। तो 2019 में जब मैं 65th बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें मैंने दिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। 66 बीपीएससी में मैंने सर दिया था, और मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ था। लेकिन चूंकि सर मेरा जो दूसरा भी एक जॉब उसमें लग चुका था, और उस जॉब का ज्वाइनिंग डेट और इसके इंटरव्यू के मेंस के डेट जो है कि क्लैश कर रहे थे, इस कारण से मैं जो है कि मैं जॉब में चला गया, इसका मेंस दे नहीं पाया। और उसके बाद जो है कि फिर तब से मैं जॉब के साथ इस तैयारी को कर रहा हूँ, और तब से जॉब में जाने के बाद मुझे थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है, लेकिन मेरी इच्छा है इस जॉब में आने की, इसलिए मैं जो है कि सर लगातार प्रयासरत हूँ, और इसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, और साथ के साथ मैं अपना जॉब भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अपनी जॉब छोड़ा तो नहीं है? राहुल अपने अपना जॉब कर रहा है ना? जॉब आपने छोड़ा नहीं ना अपना? हाँ सर। ठीक। नहीं सर, जॉब में ही। हाँ, तो आई सर थिंक लेकिन सर इसमें सर वो क्या बोलते हैं, ये तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि इंटरव्यू क्या बोलते हैं, वो डेट, ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड भी हो सकता था। मैंने एक्सटेंशन लिया नहीं था, तो बीपीएससी मेंस मतलब उनके पास रिकॉर्ड रहता है क्या कि आपने बीपीएससी मेंस दिया नहीं या नहीं दिया? नहीं, अगर आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, अपना अचीवमेंट सिर्फ दिखाइए, जो आपके ड्रॉबैक्स हैं उसको मत दिखाइए। अगर आप कह देंगे कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी उस समय मेंस की, और इस वजह से मैं मेंस नहीं दे पाया, तो वो लगेगा एक नॉन सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है। अपने आप को नॉन सीरियस मत दिखाइए। इसलिए आप कहिए कि सर वो ज्वाइनिंग डेट से इंटरव्यू के मेंस के डेट क्लैश कर रहे थे, इसलिए मैं मेंस को लिख नहीं पाया था। बात खत्म है। और बोल दीजिए कि मैं थोड़ा सा मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, तो परिवार के लोगों की भी इच्छा थी कि अगर एक जॉब लग रही है तो पहले इस जॉब को ज्वाइन किया जाए, उसके बाद फिर बीपीएससी को दिया जाए। जस्टिफाई कर देंगे आप आंसर को, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अभी सवाल लेंगे आपके, और भी सवाल लेंगे, ठीक है। कुछ और चीजें बता देते हैं। हाँ परमित, कुछ बोलना है? सर मुझे अपने गैप ईयर के बारे में कुछ बोलना था। ठीक है सर, मैं लास्ट में बोल लूंगा। बोलो बोले लो, बोल लिए तो। सर जैसे कि मैं 2018 में मतलब मेरा ये कंप्लीट हुआ था सर, तो 2009 में मैंने मतलब इंजीनियरिंग था तो इंजीनियरिंग प्रोसेस देना शुरू किया था। तो 2009 में 19 में उसमें आरआरबी जेई का फॉर्म आया था। तो लास्ट मतलब स्टेज 1 क्वालिफाइड होकर स्टेज 2 में 0.025 मार्क्स के लिए रह गया था। ठीक है। तो उसके बाद फिर उसी ईयर मैंने एमबीए का भी एग्जाम दिया था, कैट का, जिससे फिर मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, उसमें मेरा ये हुआ था। तो उसमें भी वेटिंग लिस्ट 7 में रह गया था सर। ठीक है। उसके बाद फिर 2020 में सर एक इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए इंडियन नेवी में एक ये आता है, ठीक है, स्पेशल इंजीनियर का आता है। वो भी मैं एसएसबी का गया था सर। एसएसबी में 7 दिन का ट्रेनिंग में हट गया। मतलब आपका कहीं भी कोई सफलता पर अंतिम रूप से आप सफल नहीं हुए हैं, कहना ये चाह रहे हैं? यस सर, लेकिन हर ईयर कुछ कम से कम 2 से 3 एग्जाम है सर। एक हुआ था सर ये एक्सिस बैंक में, बट ज्वाइनिंग नहीं लिया सर। ओके, आते हैं पर्सनल सवाल पे आते हैं। पहले थोड़ा सा और कुछ बता देते हैं, फिर आपके सवाल लेंगे, फिर कुछ बताएंगे, ठीक है। ओके सर। एक जो लड़का है क्या, नरेंद्र, ये आईआईटी गुवाहाटी से इन्होंने स्टार्टअप किया है। इनका गैप ईयर की 2016 से है, 5-6 साल से ज्यादा का इनका गैप ईयर है, और शायद अभी आप कोई किसी जॉब में नहीं है। नहीं सर। ठीक, आपका ये हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपके आंसर को कर देता हूँ। और इस तरीके के जो भी छात्र हैं जिनका कि गैप है और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब आप अपने मन में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करने का पहले से सोच लेंगे। जैसे कुछ लड़कों ने बोला कि मैं टीचिंग किया था, टीचिंग छोड़ दिया है। अब आप टीचिंग को छोड़ेंगे नहीं, अब आप टीचिंग को कंटिन्यू करते रह जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक, नहीं सर, मैं ओके, मैं बता रहा हूँ। देखिए जिनका भी गैप 5-6 साल से ज्यादा का हो गया, 3-4 साल तक का तो गैप मैनेज मैंने कर दिया है अभी तक, ठीक है। 5-6 साल का गैप है, और वो अभी तक मतलब कि क्या कहते हैं, जॉब में नहीं है, वो बेरोजगार है, उनके लिए क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि सर मैं एक इंजीनियर हूँ,
मेरे पास जब मैंने बीटेक किया तो मेरी काफ़ी रुचि थी इन चीज़ों में काम करने की, और उसके बाद मैंने जो है कि किसी अपने हॉबीज़ को, रुचि को, इन चीज़ों को आप सामने रखेंगे, उसके बाद बताएँगे कि सर मैंने कोई फैमिली बिज़नेस किया था, मैंने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया था, मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में जुड़ा था, मैं किसी कोई अपनी हॉबी जैसे क्रिकेट है, टीचिंग है, या किसी एनजीओ से जुड़ के काम कर रहा था। इत्यादि क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में जो भी आपके क्षेत्र हैं वो नाम रखेंगे, इन क्षेत्रों में मैं करियर बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वहाँ मैं सफल नहीं हो पाया। फिर मैंने इस फील्ड की सर तैयारी स्टार्ट की, और यह जो भी सफलता मिली आपको वो बताएँगे कि मेरी आंशिक सफलता यहाँ तक है, ठीक है? तो सर वहाँ मैं उस फील्ड में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, या फिर मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे जमा नहीं, तो मैं जो है कि फिर सिविल सर्विसेज की तरफ मुड़ना चाहा। जैसे कि नरेंद्र सभी पूछेंगे कि क्या है, और एक लड़का इन्होंने बताया कि मैं कहीं पढ़ाने के लिए जाता था, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। ठीक है, तो वो क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आप क्यों सफल नहीं हो पाए, क्या उनका कारण था? तो आप बता देंगे कि क्या कहते हैं, जो भी कारण है अभी मैं बताऊँगा। आप उनसे आपसे वो पूछेंगे कि आप बताइए वहाँ पे आप फेल हो गए थे तो क्यों हो गए थे? आप बताएँगे फेल होने का कुछ-कुछ रीज़न, या जो भी रीज़न था या स्टार्टअप फेल होने का। उसके बाद ये बता देंगे कि सर मैं फेल हो गया था कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास उनके अनुभव काफ़ी हैं, और उस अनुभव का यूज़ जो है कि मैं यहाँ सिविल सर्विसेज में करूँगा। जैसे कि कुछ बच्चे अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो वो ये कह सकते हैं कि सर मेरे पास फैमिली का बिज़नेस अगर उनके पास है तो, और मैं उस बिज़नेस को सँभालने के लिए प्रयास कर रहा था। मैं उस बिज़नेस में जाकर के नए-नए प्रयोग कर रहा था, और लेकिन मेरे वहाँ रहने से बहुत महत्वपूर्ण अंतर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अंततः डिसीज़न पिताजी के, दादाजी के जो भी फैमिली मेंबर थे उनके साथ होता था, और उनका डिसीज़न बिज़नेसेस के ऊपर हावी हो जाता था, और फाइनली मेरा बहुत कुछ जो है कि उस बिज़नेस में एक एज़ सच कोई कंट्रीब्यूशन दिख नहीं रहा था, जिससे कि बिज़नेस में कोई जो है कि बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो। ठीक है, और मैं डिसीज़न मेकिंग में भी स्वतंत्र नहीं था, और मेरी रुचि धीरे-धीरे वो फैमिली बिज़नेस की तरफ कम होती गई, और मेरी रुचि सिविल सर्विसेज के बारे में, तब तक मैंने इस चीज़ों के बारे में जाना, समझा, और जब सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने जाना तो मेरी रुचि इसमें बढ़ गई, और जब मैं इसका तैयारी करना स्टार्ट किया, और मैं तैयारी करते-करते यहाँ तक आज आपके सामने मैं पहुँच गया हूँ। ठीक है? तो अब आप नरेंद्र ये मुझे बताएँ कि आपका जो स्टार्टअप था तो वो स्टार्टअप का क्या स्टेटस है, वो क्या हुआ? सर एक्चुअली सर मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ सर, 2 मिनट लगेंगे सर। शॉर्ट में बता एक्चुअली दें। सर हाँ जी सर, एक्चुअली सर 2016 में सर मैं ग्रेजुएशन किया सर, तो मेरे कॉलेज के 3 पार्टनर थे। हमने सर उनके साथ किशनगंज बिहार का एक जो डिस्ट्रिक्ट है सर पूर्वोत्तर में सर, वहाँ पे सर मैंने स्टार्टअप शुरू किया सर। एक ज्ञान कोष था सर, उसमें हम गाँव के बच्चों को ट्रेन करते थे, ताकि गाँव में वो जाके बच्चों को और अच्छे से पढ़ा पाए, जो भी मतलब जो बच्चे 10+2 पास कर चुके हैं उनको। और सर इसके बाद सर मेरा एक अपना अन्न कोष था सर, उसमें था सर कि जो किसान होते हैं उनके अनाज को स्टोर करेंगे और फिर सर उसको मार्केट में सेल करेंगे। और एक्चुअली होता क्या है सर, किसान एक बार अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देते हैं सर, उसके बाद उनको दोबारा उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। हमारा था कि सर जब इन्फ्लेशन जब मार्केट में आएगी तो उसका भी जब प्राइस बढ़ेगा तो उसका भी हम कुछ अंश फार्मर्स को देंगे। बट सर कोरोना के कारण सर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिला सर, और वो स्टार्टअप बंद हो गया सर। उसी दरमियान सर हमारे सर वहाँ के जो डीएम थे सर हिमांशु शर्मा सर, उनसे सर मेरी मुलाकात हुई। तो सर वहाँ पे सर एक SC/ST स्कूल है सर वहाँ पे किशनगंज में। ठीक है। तो सर हम स्कूल में जाते थे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो वहाँ गए तो पता चला सर वहाँ मात्र 3 टीचर हैं सर प्रिंसिपल को लेके। और सर इसके लिए सर इसको लेके सर मैं वहाँ के डीएम से बात करने गया सर, तो उन्होंने काफ़ी देर सर 2 घंटे मुझसे बात किया, और फिर उन्होंने बोला कि तुम इसमें तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, अभी आप एडवोकेसी कर रहे हो, जब आप सिस्टम में आओगे तो आपको एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा। एंड फिर सर वहाँ से सर मैंने मूड बनाया कि मैं सर अपना इसका तैयारी करूंगा सर। ये सर मेरी पूरी जर्नी है सर। तो फिर आपके जर्नी में ही आपका आंसर भी छिपा हुआ है कि आप चूंकि IIT ग्रेजुएट हैं, आपने स्टार्टअप किया है, वो जो आपने इंजीनियरिंग किया था उसका यूज करने का प्रयास कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, वो स्टार्टअप कोरोना के कारण फंडिंग नहीं मिलने के कारण बंद हो गई। ठीक है, लेकिन आप लगातार आपका जो एंगल दिख रहा है वो समाज सेवा का दिख रहा है स्पष्ट तरीके से, कि आप कुछ ना कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, तभी आप किशनगंज के किसी स्कूल में गए, वहां जाके बच्चों से मिलने का प्रयास किया, फिर आपने डीएम से मिला, तो वो बिल्कुल जस्टिफिएबल आंसर दिख रहा है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में आंसर करने का प्रयास करेंगे और आपका आंसर जो है कि हो जाएगा। आई थिंक इसमें कहीं कोई और सर फार्मिंग सेक्टर में जो सर ऑन ग्राउंड जो प्रॉब्लम भी सर, वो भी सर मुझे जानने का मौका मिला सर। काफी सर ह्यूज प्रॉब्लम है सर, जो वहाँ जाके मुझे पता चला कि सर ये फार्मर क्या फेस करते हैं सर वहाँ पे। फिर आपसे पूछे जाएंगे फार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, जब आपका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करेंगे तो ये सब सारा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, आंसर जस्टिफिएबल है, आप बता देंगे कि मैं डीएम सर से जब मिला तो उन्होंने बताया कि आप अभी आपकी इन चीज़ों की एडवोकेसी कर रहे हैं, लेकिन जब आप सर्विस में आ जाएंगे तो फिर आपको जो एग्जीक्यूशन करने का मौका मिलेगा। तो फिर मुझे भी लगा सर जब कंट्रीब्यूशन करना ही है तो उस सिस्टम का हिस्सा बनूं, उसके बाद कंट्रीब्यूट करूं तो मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, इसलिए मैं सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए सिविल सर्विसेज का तैयारी स्टार्ट किया और आज आपके सामने हूँ। ठीक है, तो वो फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चन होंगे
वो क्रॉस क्वेश्चन आपसे अभी लास्ट में Yes, sir. लेंगे भी, और उसके बाद जो है कि कुछ आपको जब मॉक इंटरव्यू लेंगे उसमें बता भी देंगे, ठीक है। कुछ Okay, sir. और Thank you. कुछ टाइप बता देता हूँ, फिर पर्सनल सवाल लेना स्टार्ट कर दूंगा। एक तो है कि कुछ छात्र जो है कि लंबे समय से सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और साफ साफ दिख रहा है कि उनका अटेम्प्ट और जितना भी मैंने अभी तक बताया है कि कोई जॉब, कोई एजुकेशन, इन चीजों में भी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वो सफेद झूठ बोलने में भी जो है कि माहिर नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना भी एक कला होता है, ठीक है। तो उनके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि तैयारी करने में गलती हुई है तो वो गलती मानेंगे, और दूसरा कि जिनसे कोई आंसर नहीं हो पाएगा, उनको लगेगा कि मैं कोई आंसर देने में सक्षम नहीं हूँ, सीधा सीधा उसका सीधा तरीका होगा माफी मांग लेंगे। तो माफी कैसे मांगेंगे उसको भी मैं सबसे अंत में बताऊंगा। और जिनको जो कि लगातार तैयारी कर रहे हैं, पीटी मेंस में फेल होते जा रहे हैं, उनके लिए अब आंसर सुनिए। जो छात्र की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ साथ जो है कि उनको काफी लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ तैयारी में ही फंसे हुए हैं, वो लगातार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा फाइनल उनका, उनके लिए तो वो बोल सकते हैं कि सर मैं इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा था, थोड़ी सी गाइडेंस की कमी थी, और शुरुआती दौर में थोड़ी सी सीरियसनेस की कमी थी, थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को भी समझने में मेरे से गलती हुई है, और एक एग्जामिनेशन बीपीएससी को देते देते साथ साथ मैं कई और एग्जामिनेशन भी दे रहा था, 2-3 एग्जामिनेशन को एक साथ देने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, इसलिए मेरे से देरी हुई है। लेकिन अब मैं क्या कहता है कि एग्जामिनेशन को के पैटर्न को समझ पाने में सक्षम हो पाया सर, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं था, मेरे फैमिली में कोई मेंबर्स नहीं थे, तो धीरे धीरे खुद से सीखने और समझने की प्रक्रिया में मेरे से देरी हुई, मैं मानता हूँ। लेकिन अब मैं जो है कि चीजों को समझ लिया हूँ और आपके सामने आ जाया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे सफलता मिलेगी, और अब मैं इन तैयारी के चक्र से मैं बाहर निकल पाऊंगा, ठीक है। तो सवाल आएगा कि इतने दिन से आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर मतलब कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। जितने भी छात्र ये सवाल का आंसर देंगे कि सर मेरे से गलती हुई है, थोड़ा सा तैयारी करने में टाइम लग गया है, इन तरीके के सभी छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका क्या कहते हैं तैयारी का ड्यूरेशन 2-3 साल, मतलब कि 2 साल तक तो ठीक है, लेकिन 2 साल से ज्यादा जो भी अनएम्प्लॉयड हैं, अपने आप को एटलीस्ट इतना चीज बता दे कि सर मैं इस तैयारी के दरमियान 2 साल के बाद मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था इकोनॉमिकली, मैं अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि ये समाज में अच्छा संदेश भी नहीं जाता कि आप इतने नौजवान होने के बावजूद अपने पिताजी के ऊपर या रिलेटिव या फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो आप बता दें कि सर मैं कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट कर रहा था, कोई जो है किस पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था। आप अपने आप को ये सिद्ध कर लेंगे कि सर मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट था। अगर आप इतना सिद्ध करने में सक्षम हो गए तो आप फिर जो है कि आपके तैयारी में आपको दिखे, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है इनसे गलती हुई है, पीटी मेंस पैटर्न समझने में दिक्कत हुआ। उसके बाद वो उनके परिवार के भी बच्चे रहते हैं, उनको भी कई बार गलतियां हो जाती है, कई बार एक साथ 2 एग्जामिनेशन 3 एग्जामिनेशन को देने के चक्कर में लेट हो जाती है, तो ये माफ हो जाएगा मुद्दा। उसके बाद एक छात्र जो कि पूरी तरीके से कोई आंसर देने के मूड में नहीं है, उनको माफी मांगना पड़ेगा, माफी अच्छे से मांगे। तो वो जो है कि लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और जो है कि कुछ भी ना कर पा रहे हैं, ना कोई एग्जामिनेशन निकला है उनका, तो वैसे छात्रों के लिए क्या है कि आप कह देंगे कि सॉरी सर मुझे ज्यादा समय लगा, मुझे इस बात का बहुत खेद है, मैं चाहता हूँ कि आगे का जीवन गंभीरता से जीऊं, अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाऊं, मेरा निवेदन है इस बात के लिए मुझे क्षमा कर दें। और अब मैं चूंकि सिविल सर्विसेज में जाने के बाद मैं जीवन को लेकर के मेरी नजरिया जो है इतने समय में गंभीर हो गई है, और मुझे जो भी आगे समय में आने वाली जिम्मेदारियां मिलेगी मैं उससे गंभीरता से निभाऊंगा, समयबद्ध निभाने का बिल्कुल मेरा प्रयत्न रहेगा। मुझे इस बात के लिए मुझे समय ज्यादा लगा सर, मुझे इस चीज के लिए माफ कर दिया जाए। जब आप माफी मांग लेते हैं तो उनको भी लगता है कि चलो, अगर किन्हीं से भी आप सामान्य जीवन में भी माफी मांगते हैं तो उनको लगता है कि हाँ इनसे गलती हुई है ना, इस गलती को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए इंटरव्यू जो होता है मेनली 5A का चेक होता है उसमें, कि आपका अवेयरनेस कितना है, अलर्टनेस कितना है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, और आपकी एडेप्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। इन्हीं 5 पैरामीटर्स को वो देखते हैं और इन्हीं 5 पैरामीटर्स को जज करने का प्रयास करते हैं। आंसर जो भी दें वो आंसर बनावटी बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, आंसर ऑनेस्ट दिखना चाहिए, और वो एक आध लाइन में कहीं भी आपके आंसर में सिर्फ ऑनेस्टी दिख जाए। जैसे कि अभी कोई बता रहे थे कि मैं 2005 में, ज्योति सिन्हा बता रही थी कि 2005 में मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद फिर 2018 में मैं ग्रेजुएशन की हूँ। इतना लंबा गैप है, इससे लंबा किसी भी छात्रों का गैप नहीं है इस क्लास में अभी तक देखने को मिला है, लेकिन फिर भी सभी छात्रों ने उनको एप्रिशिएट किया।
मेरे साथ साथ सभी छात्रों ने भी अप्रिशिएट किया। क्यों? क्योंकि उसका आंसर इतना जेन्युइन और जस्टिफिएबल है, उस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए आप भी अब अपना आंसर जो तैयार करेंगे, इतना जेन्युइन और जस्टिफिएबल आंसर तैयार करें। चाहे आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आंसर जो होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए, जस्टिफिएबल होना चाहिए। जैसे नरेंद्र बोला कि हाँ सर, मैंने एग्रो स्टार्टअप वगैरह किया है और मुझे इस चीज़ों का समझ है। अभी मैं किसान से संबंधित उससे सवाल पूछूँ तो वो 5 सवाल का आंसर दे सकता है मुझे। अगर मेरे 5 सवाल का वो आंसर दे दिया तो मैं उसको जस्टिफाई कर दूंगा कि हाँ ठीक है, कुछ नया करने का प्रयास कर रहा था लड़का, नहीं हो पाया कोरोना के कारण, कुछ समस्याएं आई, उसके बाद जो है कि उन्होंने फील्ड चेंज कर लिया। तो कोई ये आपराधिक बात नहीं है, ठीक है। तो अभी कुछ बातें और बताने को हैं, लेकिन अब आपके कुछ कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ बात बताएंगे इस मामलों में, ठीक है। तो अभी तक में आप लोगों को कुछ कुछ आंसर समझ में, सोचने में आया होगा। उसके बाद फिर एक बार एक्सरसाइज करेंगे आपके साथ मिलके, तभी आपके और भी आंसर रिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो बोलिए अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं मानी। सर जैसे कि हम लोग जो जॉब करता है उनके हाँ। लिए टू द पॉइंट आंसर क्या होगा? आप जैसे कि बताया कि 2014 में आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद 2017 से आप जॉब में हैं। नहीं, 17 में मैंने मास्टर किया और 18 से मैं मार्च 18 से जॉब में हूँ। कहाँ पे हैं जॉब में? मैं दिल्ली में। दिल्ली में है, ठीक है। किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं? हम पोस्टल डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो 2000 मतलब कि 14 में आपने ग्रेजुएशन किया है, 17-18 में मास्टर्स किया है, और बहुत ज्यादा गैप उसमें नहीं दिख रहा था। उसके बाद आप जॉब में थे। तो मैंने स्टार्टिंग में इसका आंसर बताया ना कि सर मैं ये आप जॉब चेंज क्यों करना चाहते हैं इसके बारे में? अच्छा, जॉब चेंज क्यों करना चाहते हैं? तो आपका तो जो पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब है वो किस लेवल का जॉब है? मैं पोस्टल असिस्टेंट हूँ, पीए हूँ। मतलब लेवल क्या है, मतलब पे स्केल क्या है, कुछ बताइए। 4 तो obvious सी बात है कि वहाँ पोस्टल असिस्टेंट है, उससे अच्छा मौका मिल रहा है सर मुझे आने का, और मेरा मन था सिविल सर्विसेज में आने का। क्योंकि परिवार की परिस्थितियां उसमें इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे मतलब कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मुझे जॉब में जाना पड़ा। लेकिन मेरी गंभीर इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ, और मुझे जो वहाँ पे पे स्किल्स में जो मुझे सर्विसेज में जो सुविधाएं मिल रही है और जो सेवा करने का मौका मिल रहा है, उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी और मुझे सेवा करने का भी अच्छा मौका मिलेगा। और साथ के साथ मैं अपने गिरिराज बिहार में आके अपने लोगों का सेवा करूंगा, अपने लोगों के बीच में रहूंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जॉब को स्विच करूं। ओके सर, थैंक यू सर। कोई इस पे तो कोई क्रॉस क्वेश्चन उठने का सवाल नहीं दिख रहा है। हेलो सर। हाँ राहुल बोलिए। हाँ सर, इसी से रिलेटेड मेरा भी एक सवाल है सर। पूछो सर। मेरा तो सर लेवल भी 7 है, और क्या बोलते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो क्या बोलते हैं प्लस ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, तो पीसफुल जॉब भी है। तो वो क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों आना चाहते हैं? आप क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आप दिल्ली में है ना। अच्छा, अब जॉब तो दिल्ली होम में है ना। हाँ, तो आप होम बता स्टेट रहे का रीजन दे सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल कि सर मैं चूंकि मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार के जन बिहार में ही रहते हैं, और मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में आके सर्विस करूं, और साथ के साथ मैं बिहार में सेवा करूं। मैं होम स्टेट में रहना चाहता हूं, और मेरे माता पिता का स्वास्थ्य और एज को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बिहार में आके सेटल हो जाऊं और यहाँ के लोगों को, अपने लोगों का मैं सेवा करूं, और साथ के साथ मैं अपने माता पिता का भी ध्यान रख सकूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्योंकि वहां से आने के बाद मुझे पता है कि मैं सेम लेवल के जॉब में आ रहा हूँ। मैंने वहां पे सेवा दिया, मुझे वो भी काफी अच्छा लगा, मुझे काफी पसंद आया अपना जॉब। लेकिन अब मैं गृह जिला में, गृह राज्य में आकर के मैं काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ। सर फैमिली का रीजन दे सकते हैं सर, माता पिता? हाँ बिल्कुल रीजन दीजिए। चूंकि जिस एज में वो हैं, वो भी तो समझते हैं ना कि उनका लड़का साथ रहे। वो भी तो इस दुख से गुजर रहे हैं कि लड़का अमेरिका में है, यहाँ अकेले पड़े हुए हैं। तो कोई एक अच्छा आइडिया लड़का उनको मिल रहा है जो कि अपने माता पिता का सेवा करने के साथ साथ अपने समाज का सेवा करने के लिए, अपने समाज में कंट्रीब्यूशन करने के लिए दिल्ली में जॉब छोड़ के कोई आना चाह रहा है, और जिसके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि मेरे माता पिता का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है, और मैं चाहता हूँ कि माता पिता की भी सेवा करूँ, घर का इकलौता लड़का हूँ। बोल दीजिए। वो तो सर जेन्युइन है सर, क्योंकि वो 70 में है। हाँ, तो वो एक जेन्युइन रीजन भी है, नहीं भी है तो भी। सर एक और सवाल था सर। हाँ बोलिए। सर क्या बोलते हैं ये, मैंने बीटेक सर पेट्रोलियम कॉलेज से किया। वो डिग्री का नाम है सर केमिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल। ठीक है। तो सर मैं इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था, तो सर सामने वाले जो कर रहे थे वो लोग भी एएसओ ही थे सर बीपीएससी में। तो उनमें से एक ने ऐसे ही पूछ दिया कि क्या बोलते हैं आप उधर क्यों चले गए, आप लोगों तो लाखों में उधर क्या बोलते हैं ये दुबई वगैरह में प्लेसमेंट मिलता है, आप उधर क्यों नहीं गए? तो ये तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो क्यों नहीं गए बताइए आप।
हाँ सर, तो उसका मतलब कि मेरे पास रीज़न ये था कि क्या बोलते हैं, ये उस समय सर डिमोनेटाइज़ेशन वगैरह हो गया था, वैसे भी मतलब एवरेज प्लेसमेंट तो हमारी क्या बोलते हैं 7 टू 8 रहती थी, लेकिन क्या बोलते हैं उस समय 2 टू 3 जा रही थी, तो अच्छा वो तो कुछ था ही नहीं सर। अच्छा। तो तो उस, क्योंकि उस डिमोनेटाइजेशन के कारण था सर, और ऊपर से क्या बोलते हैं वो लिक्रेटिव मतलब है सेक्टर सर, लेकिन वो अपस्ट्रीम वगैरह में है, रिफाइनिंग में मतलब कि मैक्सिमम 15-20 जाता था, तो वो भी इक्का दुक्का सर। अच्छा अच्छा। तो अभी आएंगे, अभी एक सवाल आज हम लोग गैप से रिलेटेड कर रहे हैं। इसका अगला सवाल यही होगा कि वाई पीसीएस, वाई सिविल सर्विसेज आफ्टर प्रोफेशनल डिग्री। तो उसमें आपके इससे सवाल भी लेंगे, फिर इसका आंसर भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। तभी उसका सेशन बाकी है, उसमें भी एक एक क्लास तो उसमें भी करना ही पड़ेगा, वो भी काफी लंबा होगा आंसर उसका। हाँ बोलिए ज्योतिषमा। सर हम्म। अगर हमसे ऐसा पूछा जाएगा कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, घर के अलावा तो और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो घर फिर आप संभालने, कैसे मैनेज नहीं, करेंगे? एक महिला को घर संभालना ये सामान्य एक्सपीरियंस है। आप घर संभाल रहे हैं, आपके बच्चे होंगे, आप हस्बैंड को देख रहे हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अपने सास ससुर परिवार माता पिता बच्चे घर पति सबका मैं ख्याल रखते हुए, मेरी उस समय शादी कर दी गई थी, मुझे उतना पता नहीं था। उसके बाद जब मुझे मौका लगा, मुझे मेरा जीवन में लक्ष्य था कि मैं सिविल सर्विसेज करूंगी, और मैं उस समय तक जब तक मेरी शादी हो गई, और शादी के काफी लंबे समय बाद भी मुझे जो है कि पढ़ाई का मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं पढ़ाई के प्रति इतनी तत्पर थी कि मुझे जब मौका मिला, जब मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, उसके बाद मैं खुद अपनी धीरे-धीरे पढ़ाई स्टार्ट की। मैं 2018 में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद घर को संभालते हुए आज तक मैं जो है कि पढ़ाई में लगी हुई हूँ, और कई बार अगर पिछला कोई एग्जामिनेशन आप दिए हैं, तो बताइए कि इसमें पीटी मेंस क्वालिफाई किया था, ये वो क्वालिफाई किया था। आप बिल्कुल जस्टिफाई जी कर सर। सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। अच्छा, तो मीन्स कि जॉब को कैसे मतलब मैनेज नहीं, जैसे कि होता है ना कि हाँ आप जानती कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा नहीं ना? नहीं, आप जानते कैसे कुछ नहीं है? आप अगर आप नहीं जानते तो आपने पीटी मेंस क्वालिफाई कैसे किया है? हाँ, ये तो है। तो फिर आप डिमोटिवेट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सबसे अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि 13 साल के बाद तो आपने ग्रेजुएशन किया, जी बिल्कुल। ठीक है। 13 साल तक किसी व्यक्ति को छोड़ दीजिए, पढ़ाई से नाता उसका तोड़ दीजिए, क्या वो पढ़ पाएगा 13 साल के बाद? आपको लग रहा है ना कि वही। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन आप समाज के दृष्टि से हम्म, देखिए, ठीक है। तो वो इस बात को सुनते ही वो भावुक हो जाएंगे कि अच्छा। उसके परिवार में भी कोई ऐसी बेटी, कोई पुतहू, कोई समाज में लोग देखते होंगे ना वो, कि किस जी। स्थिति में 2005 में शादी हुई है, जबकि आपके जो भी साथी कलीग इस बैच में है वो उसमें 2005 में चुन्नू मुन्नू ही थे, कोई 5वां में पढ़ रहा था, कोई बिल्कुल 4वां में पढ़ रहा था, सही बात है। ठीक है। तो आप इस अचीवमेंट को कम क्यों मानते हैं? और एक महिला का दायित्व घर को संभालना ये कम बड़ी बात नहीं होती है आज के समय में। घर को जी संभालते सर। हुए अपनी पढ़ाई करना, अपने बच्चों को भी पढ़ाया होगा, आपके बच्चे भी होंगे, हस्बैंड भी होंगे, सबको संभालना, समय मिलता नहीं है, बिल्कुल। महिलाओं को समय चुराना पड़ता है। हम्म। तो इस और चीज को, सर हाँ। मीन्स कि अगर 18 से पहले अगर शादी हो गई हो तो उसमें भी तो वो सवाल करा नहीं करेंगे ना कि आपने नहीं विद्रोह क्यों नहीं, नहीं किया इस टाइप? देखिए, नहीं उस समय आप ये बताने का प्रयास मत कीजिएगा कि मेरा 18 नहीं, तो शादी का थोड़ा सा एज बढ़ा अच्छा, दीजिए ना। जी सर। 2005 में नहीं, 7 में, बिल्कुल। 18 वर्ष को आप पूरा लीजिए, क्यों झंझट में पालना उसको? हाँ जी सर, बिल्कुल। कौन मैरिज सर्टिफिकेट वो देखने जा रहे हैं आपका? हाँ, ये तो है। ठीक है, तो ठीक वो है सर। पूरा अपना पूरा लीजिएगा, ठीक है। फिर जी सर, बेवजह सवाल बिल्कुल। उठेगा, क्योंकि देखिए सही वो बात। उसमें होता क्या है कि मैरिज वाले में आज के समय में प्रोविजन है, जब आपकी शादी बाल बिल्कुल विवाह में हो सर। जाती है, तो बाल विवाह होने के बाद फिर आप जब मैच्योर हो जाते हैं, उस मैच्योर होने के बाद 2 साल तक जो है कि आप क्या कहते हैं, कोर्ट में जाकर के उसको नलीफाई करवा सकते हैं, और वो शादी बिल्कुल नल एंड वैड ठीक है। घोषित हो जाएगी। और अभी जो हिमाचल प्रदेश का विधेयक पास हुआ है, उसमें बाकायदे बताया गया है कि 5 साल तक, यानी कि मान लीजिए कि आप जब 13 वर्ष के थे, आपकी शादी हो गई, 2013 में 13 वर्ष के थे, आपकी शादी हो गई, 2018 में आप जो है कि 18 साल के हुए, उस समय से लेकर के 5 साल तक, यानी कि 2023 तक आप जो है कि अच्छा। अपनी शादी को नल एंड वाइड घोषित करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप जी सर। फिर इस मसले में ना पड़े, उससे अच्छा है कि आपका आंसर ही ऐसा हो, बिल्कुल सर। ठीक है, उसको आप बिल्कुल। मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 5 नहीं, 7 में हुआ था, 8 में हुआ था, बिल्कुल सर। जी सर। ठीक है। चलिए, हाँ सुमन। सर हाँ 2013 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, ठीक और है। 2018 से 21 का सेशन जो है मेरा एलएलबी का है। हाँ। तो अगर एलएलबी हम वहाँ पे शो करते हैं तो हम्म। पूरा लीगल पेपर ही की तरफ ही मेरा इंटरव्यू नहीं चला जाए, थोड़ा सा ये डर लगता है सर। आपका गैप भी तो बहुत लंबा है ना, 2013 से 18 तक का भी तो हम्म, गैप है।
आप देखिए कितना डाइवर्स आपका चीजें डाइवर्सिफाई दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने 2013 में किया, ग्रेजुएशन किया, 5 साल तक आप कुछ किया कर नहीं पाए, तैयारी वैयारी करते रहे। उसके बाद किसी ने कहा होगा कि जाओ एलएलबी कर लो, जीवन में कुछ हो जाएगा। जी आप एलएलबी भी जी कर रहे हैं सर। तो एलएलबी भी उसी मन से कर रहे हैं, बेमन तरीके से, साथ के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। लेकिन इधर ज्यूडिशरी का हमने मेंस भी लिखा था, लेकिन सिलेक्शन मेरा मेंस कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा सवाल ये 31st है, का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि एलएलबी का आपको जानकारी है, लॉ का नॉलेज है ना? थोड़ा बहुत तो सर, बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। मतलब लॉ से जो बेसिक सवाल आएंगे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट से, हाँ हिंदू लॉ से, हाँ या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ से, या फिर बिहार बिल्डिंग लॉ से, जो भी सवाल आपके लॉ के पेपर में हैं, ठीक है, उससे जो जी बेसिक जी सवाल जी। आएंगे उसको आप हैंडल कर पाएंगे? थोड़ा बहुत कर पाएंगे सर, बहुत ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा क्योंकि बहुत। इधर क्योंकि रेगुलर हम इधर 68 और 67 इधर हम रेगुलर इधर ही मेंस दे रहे थे। मेंस हर बार इधर लिखे हैं, तो पूरा फोकस मेरा इधर सिविल सर्विस पे मेरा लगा हुआ था। तो फिर आपको मतलब कि ये लॉ को अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2013 से 24 समझ रहे हैं, 11 साल का गैप होगा। 11 साल का गैप हो उसके बाद जाता है। अभी आप जॉब किस में हैं? अभी हम फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑडिटर हैं हम सर, बिहार गवर्नमेंट में। बिहार गवर्नमेंट में आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है? 2024 में? जी 2022 की वैकेंसी थी और 2024 में सिलेक्शन हुआ है। मेंस लिखे हैं ना एलएलबी का, जुडिशियल सर्विस का? हाँ हाँ लिखे थे इस बार। आपको थोड़ा थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो आप इसको लॉ के साथ जुडिशियल सर्विस का मेंस बोलते हुए फिर जॉब पे आ जाएंगे, और जॉब के बारे में अपना तैयारी को मजबूत करके जॉब की तरफ आप अपने इंटरव्यू को मोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफी लंबा गैप हो रहा है। कोई जस्टिफिएबल आंसर अगर 2013 से 18 के बीच का है तो कुछ बताइए, तो फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, कुछ और कर रहे थे, कुछ और कर सकते हैं, आपका कोई फैमिली बिजनेस है, कोई बैकग्राउंड है, कुछ है, पॉलिटिक्स है, कुछ भी बताइए हमको, जिससे कि मैं सवाल पूछ के थोड़ा सा संतुष्ट हो सकूं। गैप 11 साल का हो जाएगा, आप सोच सकते हैं। ठीक है, यही 11 साल तो बहुत लंबा हो जाता है सर। काफी लंबा गैप हो जाता है। हम्म। हाँ, तो थोड़ा सा आप सोच के बताइए। अभी वैसा अगला मतलब कि अभी तो सेशन लेंगे ही ना। देखिए, जी दो जी जी दो तीन इसका समाधान यही है। एक तो आप एलएलबी बोल दें, ठीक है, कि मैं तैयारी किया, जी उसके जी बाद मेरा रुझान एलएलबी की तरफ आया, मैं एलएलबी किया, उसके बाद फिर मैंने 31 जुडिशियल सर्विस का मेंस भी लिखा हूँ, साथ के साथ सिविल सर्विसेज भी देते रहा लगातार, और उस बीच में 2022 में एक वैकेंसी आई थी जिसके तहत मेरा जॉब भी हो गया। ठीक है, वैसा नहीं कहना कि जी जी। ज्वाइनिंग 24 में हुई है, उस वैकेंसी के तहत मेरा जॉब हो गया। तो 2 साल तो आप ऐसे ही कम कर लेंगे ना, बात को घुमाते हुए। ठीक जी है, वो एग्जामिनेशन एक और बात था इसमें देखिए कि जुडिशरी। हाँ सर बोलिए सर। देखिए 2000 आप बोलेंगे कि सर 2022 में एक वैकेंसी आई फाइनेंशियल सर्विस की, जिसकी भी वैकेंसी जहां भी आप गए हुए हैं, बिहार में एक वैकेंसी आई जिसका मैंने एग्जामिनेशन दिया और मैं क्वालिफाई करके आज मैं जॉब में हूँ। तो ठीक है, 2022 से 2024 वैकेंसी को फिल करवाने में उन्होंने दो ईयर लगाए हैं, और गलती आपकी नहीं है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा गैप जी आपका घटेगा, समझ गए? तो गैप को घटाने का जी प्रयास करना है, छुपा के दिखाने का प्रयास करना है। ठीक है जी, जी पूछिए, और कोई पूछिए। हाँ प्राची बोलिए। सर हमारा जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा ज़्यादा ही डाइवर्स है, हाँ, तो तो हम कोई उसको बात कैसे नहीं है। हैंडल करेंगे? आपने क्या क्या लिखाया था? 2016 में बीई आपने किया है, भोपाल वगैरह से किया है क्या? छत्तीसगढ़ से ही है। हाँ, तो वही तो लग रहा है। हाँ, उधर से ही बीई उधर ही होता है, बीटेक ही होता है सब जगह। उसके बाद आपने एमबीए किया, हाँ उसके बाद फिर आपने क्या हाँ किया? एमए फिर इकोनॉमिक्स 2 साल किया का गैप था, ना? 2 साल का इकोनॉमिक्स में गैप था, मैंने। उसके बाद आपने एमए इकोनॉमिक्स किया है। हाँ ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। 2016 में आपने बीटेक किया, 16 से 18 हाँ डायरेक्ट आपने एमबीए किया है। हाँ हाँ, तो वो तो 18 तक तो ऐसे ही चला गया, खत्म कहानी हो गया। उसके बाद 2018 से 20 उसके तक आपने बाद तैयारी किया। हाँ 1 साल तैयारी की थी, फिर उसके बाद हम 65 दिए थे बीपीएससी, ठीक है, तो क्लियर हुआ था, पीटी हाँ लिखे थे, मेंस भी लिखे थे। हाँ मेंस में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हम आंसर शीट अपना बाद में निकलवाए थे, तो हमारा मैथ से क्वेश्चन में चेकिंग था लेकिन नंबर नहीं चढ़ाया था और 1 नंबर ठीक से है, मेंस छूटा था। ठीक है, तो देखिए। उसकी वजह से थोड़ा हुआ था कि एक उसके बाद 2 बीपीएससी नहीं दे पाए, क्योंकि पापा जी इस तरह से हो गए थे कि नहीं देना है उधर का एग्जाम करके। अच्छा अच्छा, देखिए 2018 तक तो आप बता दें कि मैंने बीटेक किया है, उसके बाद एमबीए किया है।
2018 तक तो आप हाँ लगातार बोलते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। 16 बोलेंगे ही नहीं। ठीक है। आप जब भी अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, आप आंसर स्टार्ट हाँ करेंगे कि मैंने 2018 में एमबीए पास की हूँ, ठीक है। बीटेक के बाद मैंने अच्छा 2018 में एमबीए किया, तो 2018 तक तो आप यूं ही आ गए। उसके बाद आपका हाँ फिर एमए इकोनॉमिक्स आप कब से कब तक का है आपका पीरियड? 20 से 22 अच्छा 20 से 2020 से 22। 22 हाँ तो हाँ 22 तक तो आप ऐसे ही दिखा सकते हैं कि उसके बाद मैंने जो है कि एमए इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के फील्ड में मेरी रुचि जगी, फिर मैं एमए इकोनॉमिक्स करने लगी। 20 से 22 तक में मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है। तो आप तो लगातार स्टडीज में है ना, तो आप इस चीज को छुपा हाँ सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आप एमए इकोनॉमिक्स कर रहे थे, उसमें जो है कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन भी 65वीं 66वीं जो भी थे आप दे रहे थे, और उस एग्जामिनेशन में आपको आंशिक रूप से लगातार। बीएसएससी भी निकला है, बीएसएससी का मेंस भी लिखे हैं हाँ तो उसी बीच। बीएसएससी का भी आपका एग्जाम निकला है, उसके बाद बीपीएससी का भी आपका मेंस निकला है, तो आपको आंशिक सफलता मिलती जा रही है ना। तो मैंने इसमें अभी पढ़ाने के दरमियान बताया था ना कि जहां आपको आंशिक सफलता मिलते जाए, कि सर मैंने तैयारी शुरू की थी, कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुए थे, लेकिन पूरा मेरा मन इस सर्विस में आने को था, और साथ ही बीच बीच में मुझे जो है कि कुछ आंशिक सफलता मिलती जा रही थी। अलग अलग एग्जामिनेशन में भी सफलता मिलती जा रही थी। तो आप साथ के साथ एग्जाम्स को कोट करते चले जाएंगे कि सर मैंने बीपीएससी का मेंस लिखा था इस ईयर, मैंने बीएसएससी का मेंस लिखा था, मैंने सीजीएल को भी इस ईयर लिखा था, मैंने वहां तक इस एग्जामिनेशन में यहाँ तक सफलता प्राप्त किया है। तो उसको लगता है कि बच्चा बिल्कुल भोंदू टाइप का नहीं था, लगातार वो पढ़ रही थी। हाँ क्या हमको यूजीसी कोड करना है अपना, कि और पीएचडी बताएंगे कि उसको छोड़ देना है? तो देखिए, आंसर देने में अगर सक्षम हैं, ठीक है, तो आप हर कोर्स बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पीएचडी किससे हो रहा है आपका? इकोनॉमिक्स है। तो आंसर दे पाएंगे ना, बेसिक क्वेश्चन का आंसर? हाँ 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 तो फिर तो बताइए ना, बेसिक आराम से। लगातार आप बताइए कि हम पीएचडी कर रहे हैं अभी, तो आपका तो फिर ऐसे ही जस्टिफाई हो जा रहा है। आप उनको बताइए कि मैं इसके साथ साथ पीएचडी भी परसू कर रही हूँ, और साथ के साथ जो है कि मैंने ये मेंस, ये एग्जामिनेशन, ये साथ के साथ मैं लिखते भी जा रही हूँ, तो मैं लगातार पढ़ भी रही हूँ और एग्जामिनेशन का तैयारी भी कर रही हूँ। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इसका अब एक चीज यही रह गया है कि इसको, इस आंसर को आप फ्रेम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी तो और बच्चों का डाउट लेंगे, उसके बाद एक दिन आपको बता देंगे कि इसका आंसर आप फ्रेम कैसे करेंगे। एक ही लाइन में बोलते हुए निकल जाएंगे कि 2018 में मैंने एमबीए किया है, 2021 में मैंने जो है कि एमए इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, इस बीच में जो है कि मैंने ये इस मेंस को लिखा है, इसके मेंस को भी लिखा है, इस एग्जामिनेशन में मुझे यहाँ तक सफलता मिली थी। तो वो तो फिर इतना हो जाएगा कि पूछने के लिए बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा उनको। और पीएचडी पे अगर सवाल चला गया, तो अगर आप कंफर्टेबल आंसर देने में 5 मिनट तो यही खींच जाएगा आपका। ठीक है, पीएचडी में सर कंफर्टेबल है, क्योंकि थीसिस अभी लिख ही रहे हैं, चल ही रहा है वो, तो उसका बहुत सब कुछ ऑलमोस्ट याद है उनको, बिल्कुल, क्या चल रहा है। जहाँ कंफर्टेबल है उसको आंसर में लिखिए, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, अभी बताएंगे आपको, फिर अगले क्लास में जब लेंगे ये, चूंकि आएगा कि सिविल सर्विसेज आपके डाइवर्स डिग्री के बाद क्यों, तो फिर उसके बाद आपका आंसर फिर लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। हाँ निशांत। नमस्ते सर। हाँ सर मुझे अपने बिफिटिंग थोड़ा चाहिए डिज़ाइन आंसर का। हाँ तो सर 2014 में मैंने बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग किया था। ठीक है। उसके बाद मर्चेंट नेवी में मैंने 5 ईयर सेल किया, 14 से लेके 19 तक। फिर 19 को मतलब 19 से लेके 2023 तक सर मेरा प्रिपरेशन चल रहा था। फिर 2023 में सर एज ए सेक्शन इंजीनियर फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया हूँ, तब से वहीं काम कर रहा हूँ। 2023 में आप ज्वाइन कर गए ना सेक्शन इंजीनियर फिशरी इंडिया में? यस सर। तो क्या दिक्कत तो नहीं दिख रहा है? आप देखिए 2014 में आप क्वालिफाई किया, और उसके बाद मरीन इंजीनियर में 5 साल का सर्विस किया आपने। 19 से फिर 23 तक आपका गैप दिख रहा है। यस सर। उसके बाद तो फिर आप जॉब में हैं ही 23 से। ठीक है, तो आप सर इसको ये गैप के लिए ग्रिल तो नहीं करेगा? नहीं, बहुत ग्रिल करने का कोई है नहीं। अब जो बेरोजगार रहता है ना, विशुद्ध बेरोजगार जिनको बोलते हैं, उन्हीं से ही बेरोजगार पड़ा हुआ है, उनको ग्रिल किया जाता है कि 5 साल से आप कर क्या रहे थे। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास देखिए एक मरीन इंजीनियरिंग में जॉब करने का मौका मिला। अब सवाल ये आएगा, आपने छोड़ा क्यों है मरीन इंजीनियरिंग को? अब ये भी तो सवाल आएगा, अभी क्यों छोड़ा आपने, बताइए। एक्चुअली सर मरीन इंजीनियरिंग में सर एक तो फॉरेन में रहना है, दूसरा एक सर सोशल आइसोलेशन है, जिस समाज में रह के समाज के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए सर मतलब सुटेबल जॉब के लिए सर इधर आए। बिल्कुल, देखिए ये जो सवाल है ना आपका कि वाई यूपीएससी या वाई बीपीएससी आफ्टर बीटेक
आफ्टर मतलब कि सच ए डाइवर्स करियर, ठीक है। तो उसमें 2 तरीके का हम लोग को स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं, जब क्लास लेंगे इसका हम, तो उसमें 2 तरीके के स्टूडेंट को हम लोग एड्रेस करते हैं। एक स्टूडेंट जो पुअर स्टूडेंट है, ठीक है, कि उन्होंने बीटेक कर रखा है, उनको बीटेक की भी अच्छी जानकारी नहीं है, वो उसमें मतलब कंफर्टेबल नहीं है आंसर कर पाने में। एक है जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है, उन्होंने बीटेक किया है तो उनको अच्छे से जानकारी है, वो इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत नॉलेज है, उसको उससे जो भी सवाल पूछेंगे वो आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आप उसके एक्सपर्ट स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो भी मरीन इंजीनियरिंग किया है उसका अचीवमेंट आपको तुरंत मिला है। 2014 से 2019 में आपको अचीवमेंट आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे समाज से कट जा रहे थे, उसके बाद जॉब समाज के लिए कुछ करने का बहुत उस तरीके से डायरेक्ट उस तरीके से कंट्रीब्यूशन का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था, एक तो आपका आंसर उसमें हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें सिखाएंगे भी अगली क्लास में कि मैं एक अच्छा इंजीनियर हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसका काम मोनोटोनस हो जा रहा है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता हूँ। मैं अपने करियर को मैं सिविल सर्विसेज में आके अपने करियर को एक्सपेंशन के तौर पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जो है कि ये मोनोटोनिसिटी टूटने का और जो है कि समाज के लिए कुछ करने का जो क्या कहते हैं स्कोप दिखता है, वो सिविल सर्विसेज में ही दिखता है, और मैं सिविल सर्विसेज में को एक डाइवर्सिटी के तौर पे देखता हूँ। इसका बहुत लंबा चौड़ा आंसर बना देंगे आपके लिए, ठीक है। ठीक है, मैं इसमें अगर मरीन इंजीनियर में आप जाते भी तो कहाँ तक जाते, इंजीनियरिंग चीफ पद तक जाते या कुछ और जाते, लेकिन यहाँ अगर आप आएंगे तो पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे। इसके लिए बहुत सारे आंसर है, ठीक है। तो आपका एक जो गैप का आज हम लोग ले रहे हैं मेनली आंसर, ठीक है। तो गैप में बहुत दिक्कत नहीं है आपका। 2014 से 2019 तक आपने मरीन इंजीनियरिंग में काम किया है, 2019 से 23 तक आपने जो है कि फिर से प्रयास किया सिविल सर्विसेज में और भी चीजों में जॉब को स्विच करने का, और जो है कि अभी आप फिशरीज में खुद फिर इंजीनियर बने हैं, मतलब कि आपके पास इंजीनियरिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जस्टिफाई लोग कर देंगे, बहुत अच्छा आंसर कर देंगे, जस्टिफाई हो जाएगा। गैप से कोई समस्या नहीं है आपका, ठीक है। थैंक यू। ओके, रामानुज। सर मैंने बीटेक किया 2010 में, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड में मैं चला गया। 2010 में बीटेक किया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद फायर ब्रिगेड में चला गया, फायर ब्रिगेड में नौकरी किया। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फिर बीटेक क्यों किया जब उधर जाना था, इसका जवाब क्या देंगे? नहीं, 2010 में आपने बीटेक किया है, उसके बाद 5 साल तक आपने नौकरी किया, उसके बाद आपने किया, ये तो पहले बताइए। 2000 कब से कब तक जॉब में थे? बीटेक किया, फिर 9 महीने जॉब किया स्टेट फायर ब्रिगेड में, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ाई किया सर, मतलब इंडस्ट्रियल सेफ्टी का 6 महीने का पढ़ाई किया, फिर डीआरडीओ में जॉब किया, अभी भी काम कर ही रहा हूँ उसी में। डीआरडीओ में आपका पोस्ट क्या है? सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। अच्छा, आप तब से जॉब में है ही ना? जॉब में है सर, मतलब मेरा गैप तो नहीं है, कोई गैप तो नहीं दिख रहा है। तो अगर आप फायर ब्रिगेड में आपने जो भी डिप्लोमा वगैरह किया है, अगर आपको उसमें नॉलेज है, आंसर दे पाते हैं, तो इसको बता दीजिए, नहीं तो सीधा वहां से निकल जाइए कि तब से मैं डीआरडीओ में जॉब कर रहा हूँ, 1-2 साल में मेरा जॉब लग गया था, तब से मैं जॉब ही कर रहा हूँ, और इतने बड़े संस्थान में आप सर्व कर रहे हैं, तो वैसे भी प्राउड फील होता है सबको। फायर ब्रिगेड की तो नॉलेज है, क्वेश्चन ये है कि आपने बीटेक किया तो फायर में क्यों गए? उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था, और डिप्लोमा करके जो है कि डिप्लोमा करने के बाद मेरी जॉब लग गई थी फायर सर्विसेज में, ठीक है। तो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक नया फील्ड था उस समय, जो है कि नए नए नौजवान निकले थे ग्रेजुएट होकर के, तो कुछ नया एक्सपीरियंस करने को जीवन में दिखा, एक अच्छा फील्ड था, और फायर की घटनाएं उसमें काफी संबंधित हो रही थी, जिसको के देख के मैं काफी आहत होता था। तो मुझे लगा कि मुझे ही समाज में इस तरीके के कुछ करने चाहिए। तो मैं गया वहां पे, एक्सपीरियंस लेके आया, उसके बाद मैंने कुछ समय जॉब करके भी उस फील्ड को देखा, और उसके बाद जो है कि मुझे एक प्रतिष्ठित संस्थान डीआरडीओ जैसे संस्थान में मेरा जॉब लग गया। तो मैं जो है कि फिर मैं एक प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़कर देश के लिए कुछ करना चाहता था, तो मैं डीआरडीओ में तब से कार्यरत हूँ। और उसके बाद मैं काफी लंबे समय तक डीआरडीओ में जॉब कर लेने के बाद अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं सिविल सर्विसेज में आकर के जो चीजें मैंने डीआरडीओ में सीखी है उसे डिसीजन मेकिंग के तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करूं, और साथ के साथ अब मुझे मेरा उम्र भी इस तरीके से हो रहा है, और मेरे माता पिता का उम्र ऐसा हो रहा है कि अब मुझे क्या कहते हैं गिरी जिला में या गिरी राज्य में आकर के सेवा देने का मेरा मन कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ आना चाह रहा हूँ। आप इसको जस्टिफाई कर लेंगे, इसको इस आंसर को और भी मॉडिफाई कर देंगे, ये बता देंगे आप। तो आप तब से जॉब में है ना, जॉब छोड़े वगैरह नहीं ना है? नहीं सर, मैं जॉब छोड़ा नहीं हूँ, मैं जॉब में ही। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या सीखा है,
तो आप बताएंगे, जैसे कि अभी बताते हैं, हम बताता हूँ मैं, जैसे गली नली योजना चलता है, ठीक है, जो इंजीनियर आते हैं यहाँ पे वो ड्रोन के माध्यम से, जियो टैगिंग के माध्यम से उस योजना का निगरानी जो है कि अपने ऑफिस से ही बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। एक इंजीनियर थे, वो आईआईटी से पास आउट थे, और उन्होंने ये गली नली योजना का कहाँ पे किस नली में पानी बह रहा है और कौन सा नली नहीं खोदा गया है, ठीक है, नाली किसका जाम है किसका साफ है, उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट बना दिया था जिला में, और वेबसाइट बना करके वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे चीजों को, और काफी अच्छे तरीके से वो उनका डाटा काफी साइंटिफिक आ रहा था, उसकी मॉनिटरिंग भी काफी अच्छी हो जा रही थी, और ऑफिस में बैठे हुए ही हो जा रही थी कुछ ड्रोन के माध्यम से। तो आपने इन सब चीजों को तो सीखा है ना वहाँ, अब बीटेक तो है ही, यस सर, ठीक है। सीखा जैसे है। कि मैं बताता हूँ, जैसे कि डॉक्टर सुमित शर्मा एक आईएएस हैं, वो राजस्थान कैडर में आईएएस थे। उन्होंने क्या किया था कि उनको पता था कि जो मेडिसिन है, अगर उसको जेनरिक मेडिसिन यूज किया जाए जीवन में, तो उसका लाभ गरीब को बहुत मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन के दाम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और सेम काम जेनरिक मेडिसिन कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि जेनरिक मेडिसिन से रिलेटेड एक मूवमेंट चलाया पूरा। आप देखते होंगे जब उस समय जो सत्यमेव जयते एक प्रोग्राम आता था, क्या कहते हैं, आमिर खान का जो प्रोग्राम था, उसमें वो आते भी थे, ठीक है, तो उनको यस सर। नॉलेज था, उन्होंने इस चीजों को एक्सपीरियंस किया। तो जो डाइवर्सिफाइड फील्ड से लोग आते हैं सिविल सर्विसेज में, उनका पिछले एक्सपीरियंस का तो बहुत लाभ मिलता है ना। तो जब ये क्या कहते हैं, बीटेक वाला आंसर करना स्टार्ट करेंगे ना, वाई सिविल सर्विसेज आफ्टर बीटेक, इसमें सारे आंसर को हम ले लेंगे, ठीक है, गैप का कोई इशू आपके पास नहीं है, ठीक है। और किन्हीं को कुछ पूछना है, बोलिए, गैप से रिलेटेड कुछ पूछना है, पूछिए। हाँ सर, एक सवाल था सर। हाँ सर, एक बेसिक सा क्वेश्चन था सर कि क्या बोलते हैं, ये मतलब जैसे उन्होंने एक हमारे सहपाठी ने बताया सर कि वो मैरीन इंजीनियरिंग किए, तो सर वैसे जो बीटेक किए हैं जरा हट के, जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं पेट्रोलियम से किया रिफाइनिंग वगैरह में, तो मतलब कि उस समय तो सीएस वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल वगैरह ये सब चल रहा था, तो आप इसमें क्यों चले गए? नहीं, कोई बात नहीं, आप पेट्रोलियम में रुचि तो हम पेट्रोलियम में गए, वो भी तो इंजीनियरिंग का फील्ड है, उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा सर, उसको तो मतलब कि अपने तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं ना उसको? आंसर में देखिए, जो भी आप आंसर देंगे ना, झूठ सही जो भी आप बोल रहे हैं, बस आंसर ऐसा होना चाहिए कि जो कि सुन के जस्टिफिएबल लगे, वो सुन के संतुष्ट हो जाए। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो तो अच्छा दिख रहा है कि सब लोग जब सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में फंसे हुए थे, तो आपने एक नया करियर को सोचा, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर किया, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ सर, और लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, 17 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ, तो मैं इनफैक्ट 16 में क्या बोलते हैं, 16 से 17 में कैट की तैयारी में लग गया था। तो बीटेक का फाउंडेशनल नॉलेज तो है, मतलब फिलोसफिकल क्वेश्चन जो होते हैं, बेसिक चीज़ क्यों करते हैं लोग, क्या होता है, वो सब चीज़, मतलब सोशल चीज़ से उसको रिलेट करके मैं आंसर दे सकता हूँ, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह हैं सर, वो सारे गायब हैं सर। हाँ, तो वो अभी वो आएंगे जब आप, मतलब कि जो कैटेगरी आपका फॉल कर रहा है, वो पुअर स्टूडेंट का कैटेगरी फॉल कर रहा है बीटेक में, हाँ ठीक सर, है, हाँ सर। तो उसके लिए आंसर फिर बदलेगा आपका, ठीक है, तो वो अगला सेशन लेंगे तो उसमें इसी आंसर को हम लोग देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपका कैटेगरी चेंज हो रहा है, जैसे निशांत का कैटेगरी था कि वो एक्सपर्ट स्टूडेंट है अपने इंजीनियरिंग फील्ड का, और हाँ आपका सर, हाँ कैटेगरी, सर, वही, हाँ मैं रिलेट कर पा रहा था उस चीज़ को। बिल्कुल, तो वो अभी वो सेशन होना बाकी है। फिर आप जैसे देखिए, आज आप लोग, मतलब कि इतना तो हो गया है ना कि गैप के प्रश्नों को देने में अब आपकी थोड़ी सी सहजता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है आज के बाद? बढ़ी है सर। हाँ, तो लग रहा है ना कि अब हम अगर पूछा जाएगा तो हम जवाब दे पाएंगे। अभी सबके फिर पर्सनल जवाब भी बनाएंगे, ठीक है, और उससे क्वेश्चन भी पूछ के देखेंगे, ठीक है, ट्रायल क्वेश्चन लेंगे आपको, फिर जो है कि आपको पर्सनल जवाब बना करके दे देंगे कि आपका पर्सनल जवाब क्या होगा, ठीक है। तो चूंकि गैप और गैप के साथ साथ जॉब का प्रोफाइल और बीटेक वगैरह 2-3 चीजें, 2-3 सेशन इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि जॉब के बाद क्यों, बीटेक के बाद क्यों, इतना गैप क्यों। 3 सेशन जब होगा, 3 सेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, तब आप एक परफेक्ट आंसर की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप पहले पड़ाव पे हैं, ठीक है, कम से कम ये फील हो रहा है ना सब छात्रों को कि हाँ, हम आंसर कर सकते हैं। अब ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर आएगा गैप से रिलेटेड तो आंसर कर पाएंगे। जी सर। ठीक है, तो अभी 3 सेशन होगा, 3 सेशन के बाद आप आंसर करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ हिमानी, कुछ बोलना है? यस, एक्चुअली मैंने 2017 में जब ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन रनिंग में मैंने CGL 2017 दिया था। उसका मैंने सारा स्टेज क्लियर कर लिया, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गई। तो ये मेरे पे बैकफायर करेगा क्या? बिकॉज आई लेफ्ट दैट जॉब एंड नाउ आई एम डूइंग द सेम जॉब।
ठीक है, 2017 में आपने सीजीएल दिया, उसके बाद आपने नहीं बट गया उसमें। 2019 से आप जॉब में है ना? क्योंकि एक्चुअली नहीं, मैं 23 में जॉब में आई। 19 में एक्चुअली वो सीजीएल इतना, उसमें कुछ धांधली हो गई थी, देयर वाज सम पेपर लीक और समथिंग, तो सीजीएल 17 से 19 तक खींच गया। मतलब एवरी ईयर 1 स्टेज हुआ उसका। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने उसका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कराया। उसके बाद मैंने फिर 20 में यूपीएससी मेंस, 21 यूपीएससी मेंस, 22 यूपीएससी मेंस, तो बैक टू बैक 3 मेंस के साइकिल में थी। बीच में यूपीपीसीएस का भी मेंस दिया था 2, तो वैसे करके, और फिर जब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया कि अब थोड़ा गैप चाहिए, तब मैंने सीजीएल वापस दिया एज अ बैकअप ऑप्शन। और तो सीजीएल में अभी जॉब ये में है मेरे ना? पे बैकफायर। हाँ, अभी जॉब में। ठीक है, तो गैप बहुत नहीं दिख रहा है। 17 में आपने क्वालिफाई किया, ऐसे बीटेक किया है, ये जो भी किया है, ठीक है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कहाँ से है आपका? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद फिर आप जो है कि 17 में सीजीएल क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है? तो आप ये बोल सकते हैं कि किसी कारणवश मुझे जो है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होने के कारण मुझे नहीं लिया गया। नहीं, मैं गई नहीं। हाँ, तो इतना मतलब महात्मा गांधी नहीं बनना है। अच्छा, उनको ऐसे बताना है, ओके कि ओके। कुछ वही डॉक्यूमेंटेशन मेरा में क्वेश्चन है कि उन्हें ये ना एरोगेंस ना लगे ये चीज। हाँ, नहीं आप बताएंगे कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन में इशू होने के कारण सर मुझे वो नहीं लिया गया, ठीक है? ओके। हाँ, तो उसके लिए फिर वो क्या कहते हैं, एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है सीजीएल का, आपको पता होगा ना? वो सीएटी नाम से एक संस्था है। हाँ, तो उस अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील वगैरह भी होता है, तो अगर वो आपसे पूछेंगे तो आप बता देंगे कि हाँ क्या था। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि मेरा चूंकि गवर्नमेंट जॉब की तरफ और सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान था, इसलिए मैंने जो है कि अपनी तैयारी को जारी रखा। उसके बाद मैंने जो है कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में मुझे यहाँ तक इस ईयर में मैंने मेंस लिखी हूँ और मुझे यहाँ तक आंशिक सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के सिविल सर्विसेज में भी मैंने लिखा है, उसके बाद यहाँ भी सफलता मिली है। और उसके बाद फिर मैंने 2027 का जब सीजीएल अटेम्प्ट किया तो सीजीएल में मेरा जॉब भी हो गया है, लेकिन मेरी रुचि अभी तक सिविल सर्विसेज में आने की है, इसलिए मैंने जो है कि ये अभी एग्जामिनेशन बीपीएससी का दी हूँ और आपके सामने हूँ। तो दिख जाएगा कि हाँ, देखिए आपका और एक अगर वो मेरे से ये पूछते हैं कि तुम एक जॉब जो कर रही हो दैट इज जस्ट योर बैकअप ऑप्शन, दैट मीन्स तुम सही से वो जॉब नहीं कर रही हो, तब फिर नो मैं अपने जॉब को अच्छे से निर्वहन कर रहा हूँ। मुझे चूंकि मेरा रुचि सिविल सर्विसेज में आने को है, और क्या कहते हैं कि मैंने लंबे समय से जो है कि सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दी हूँ, लेकिन मुझे भी एक जॉब चाहिए थे। परिवार का सपोर्ट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा उतना अच्छा नहीं होने के कारण फिर मुझे जॉब में जाना पड़ा। लेकिन मेरी इच्छा थी कि सिविल सर्विसेज के जॉब में आऊँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस के तरफ सब दिन से अलाइंड हूँ। मैं आज भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व भी कर रही हूँ और मेरी इच्छा है सिविल सर्विसेज में आने की, और गिरी राज्य में सर्विस करने का मौका है, अपने लोगों को सर्व करने का इच्छा है, इसलिए मैं बिहार आना चाहती हूँ। बट फैमिली बैकग्राउंड में मैं ये बोल सकती हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड में इशू थे फाइनेंशियल, बिकॉज मेरे तो मतलब उनके पास डेटा तो होगा ना मेरे फादर की जॉब का। उनके पास इतना डेटा कहाँ से? मतलब नहीं कुछ नहीं, ठीक है, मतलब माय फादर वाज डू पे सर्वेंट, सो फादर क्या करते हैं? he was a gazetted officer West Bengal में, he was a gazetted officer in education department। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सेल्फ क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट होना भी तो एक चीज होता है ना। तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए एक जॉब में चली गई, तो वो जस्टिफाइड कर देंगे आप इसको। ठीक है, अगर किन्हीं का फैमिली वेल टू डू है तो आप सब बात सही है, लेकिन पिताजी से कब तक पैसे लेना उचित लगता है? सही बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट और क्या कहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना तो एक टर्म होता है। अग्रीड। हाँ अनमोल सर, उनके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या रहता है, मतलब इंटरव्यू के टाइम में? सच कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता उनके पास, बस नाम रहता है और नाम 10th और भी नहीं 12th रहता है। आपसे नाम पूछा जाएगा ना, नाम आपका रहेगा वहाँ उनके पास। तो सर ब्लैंक शीट रहता है क्या? ब्लैंक शीट आपका क्या कहते हैं उनको, क्या कुछ आइडिया रहता है? जैसे आपने ग्रेजुएशन किस ईयर किया है, आपका सर्विस प्रेफरेंस तो आपसे पूछ ही लेते हैं वो, ठीक है। कुछ आइडिया रहता है, क्योंकि अलग अलग बच्चे जब इंटरव्यू देके निकलते हैं तो अलग अलग चीज बताते हैं। सर मेरे से तो पूछ लिया गया था, कब बताइए यहाँ से हैं, ये था। हाँ, लेकिन एज सच आपका कुछ डिटेल आपने बीपीएससी में भर के दिया ही नहीं है, तो उनको बहुत कुछ का आइडिया रहता ही नहीं है। मतलब सर ग्रेजुएशन का और 10th का ये सब का रहेगा हाँ, बस? ये सब का उनको आइडिया रहता है।
ठीक है, कोर्स पर एक्चुअली हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस उनको पता भी रहता है, अगर नहीं भी पता रहता तो वो आपसे पूछ भी लेते हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस आई थिंक वो जानते रहते हैं। 2021 में ग्रेजुएशन हुआ था सर। हाँ, उसके बाद कोरोना काल में पिताजी की तबीयत खराब होने से सर फैमिली बिजनेस देख रहा था, ठीक तो है। 1.5 साल तक लगभग 2022 के एंड तक देखा, फिर तबीयत ठीक हो गई पिताजी की, फिर 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया सर, और 2023 में अटेम्प्ट दिया था, ये बीपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सर। हाँ, वेल एंड गुड, वही नो इशू। इसमें तो काउंटर क्वेश्चन बिजनेस से कोई पिताजी को क्या हो गया था और फैमिली बिजनेस क्या थी, ये बताइए। फैमिली बिजनेस सर किराने की दुकान है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2021 ही तो हुआ है, 3 साल ही तो हुए हैं। हाँ सर, तो ऐसा क्वेश्चंस की मतलब वहाँ पैसा कमा रहे थे, नहीं, मतलब कि जब लोन पिताजी वगैरह की लेके। आर्थिक तबीयत ठीक नहीं रही और आर्थिक स्थिति घर की खराब होने लगी, तो मुझे फैमिली को संभालने के लिए मैं फैमिली बिजनेस में मुझे थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन जब मेरे पिताजी का तबीयत ठीक हो गया और क्या कहते हैं, फिर जब पिताजी बिजनेस को संभालने लगे, तो मैंने अपना फैमिली बिजनेस पिताजी के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के मैं अपना तैयारी में लग गया, और 2023 में मैंने तैयारी में लगा, और 2024 में मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, और मैं आपके सामने हूँ। ठीक है सर, कोई थैंक इशू यू। नहीं है, 2021 में ही तो आप पास हैं, तो गैप हाँ दिख सर। भी ऐसे बहुत छोटा गैप है आपका। और ये फॉर्म भी तो 2023 में आया है ना। हाँ 2023 में ही। हाँ, तो आप बोलेंगे कि 2021-22 में मैंने तैयारी स्टार्ट किया, 2023 में मेरे सामने फॉर्म आया, और ये मेरा पहला ही प्रयास है, इस पे आप जोर देंगे कि ये मेरा पहला ही प्रयास है, मैं पहले प्रयास ठीक में है, आपके सामने हूँ, तो आप तो बहुत यंग दिखेंगे ये उनको। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक कि बहुत सारे सवाल ले लिए हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी आपके मन में होंगे, तो अभी हम लोग और भी सेशन इस पे करेंगे, और इस तरीके के जब सेशन 2-3 कर लेंगे तो आपके सवाल धीरे धीरे जो आपके क्या कहते हैं पर्सनल मुद्दों से रिलेटेड सवाल है वो खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, किन्हीं को कुछ पूछना है? काफी लंबा समय हो गया। यस सर, इंट्रोड्यूस करते वक्त अपना नाम भी नहीं लेना है बोर्ड के नहीं, वो सामने। बताएंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जब करवाएंगे ना तो वो बताएंगे, नाम नहीं लेना रहता है। ओके, बीपीएससी में नाम लेने से आप मतलब तो कंफ्यूज कर दिया गया। मतलब नाम नहीं लेना है, तो स्टार्टिंग लाइन कैसी होनी चाहिए स्टार्टिंग लाइन मतलब? होगा कि मैं यहाँ से ग्रेजुएट हूँ, मैंने इस स्कूल से अपना अच्छा। वर्क किया है, वो मैं बता दूंगा। वो पूरा जब ओके। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का एक सेशन होगा ना, उसमें ये पूरा बताया जाएगा, और सबसे बाकायदे पर्सनली पूछेंगे एक एक करके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसी में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जब सिखाएंगे तो उसमें ये भी सिखाएंगे कि आपको किस बातों को छुपाना है, किस बातों को तेजी से बोल के निकल जाना है, या किस बातों पे जोर देना है, ताकि आपका इंटरव्यू आप अपने हिसाब से गाइड कर पाए। सबसे बेस्ट वो व्यक्ति होता है जो अपना इंटरव्यू अपने हिसाब से गाइड कर लेता है। आप फोकस करते जाइए, जैसे श्याम बोला ना सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, एक खिंचा जाएगा। निशांत बोलेगा कि सर मैं यहाँ मरीन इंजीनियर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि मरीन इंजीनियरिंग के ऊपर इसके ऊपर सवाल जाएंगे, क्योंकि इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा डाइवर्सिफाई तरीके का है, मरीन इंजीनियरिंग के बहुत कम लोग मिल रहे हैं, तो हो सकता है मरीन पे 5 मिनट बात हो जाए। 5 मिनट अगर आप किसी पे बात लेके खींच के चले गए और उसमें आप आंसर देने में कंफर्टेबल हैं, तो फिर तो हो गया इंटरव्यू, बेहतरीन इंटरव्यू होगा उसी 5 मिनट में। उसके बाद तो ना उनको याद रहने वाला है मैंने क्या पूछा था, किस गैप का था, कहाँ का लड़का था, बात करने में मजा आया ना उनको, बस बात खत्म है, नंबर मिल जाएंगे आपको। और जिनका जितना डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड है, डाइवर्सिफाइड तरीके का चीज है, उसको आप छिपाने का प्रयास ना करें, अगर उसमें आप थोड़ा बहुत भी कंफर्टेबल है, उनको बात करने में अच्छा लगेगा, उसको उसको सामने ला करके रखेंगे। ठीक है, भागने का प्रयास नहीं करना है कि ये मेरा है क्या होगा नहीं होगा, वो उनको मजा आएगा बात करने में, क्योंकि एकदम बोरिंग काम होता है इंटरव्यू लेना। आपके लिए जीवन मरण का सवाल हो सकता है कि मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, उनके लिए यही है कि बस दिन भर का ड्यूटी है, निपटाना है, किसी ना किसी को तो लेना ही है। जिनसे बात करने में मजा आएगा उनको नंबर दे देंगे, वो उनके सामने आप सब बराबर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपका नौकरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लास्ट अटेम्प्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप अपने तरफ से इतना अच्छा पर्सनालिटी, अपना प्रोफाइल इतना अच्छा तैयार करें कि उनको बात करने में आपसे अच्छा लगे, वो बात करना आपसे चाहे, कुछ नया दिखे, नयापन लगे उनको भी कुछ सीखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो इन सारे तरीकों के बहुत सारे सेशंस हम लोग करते रहेंगे अभी। ठीक सर है, वो यूपीएससी से भी सवाल पूछते हैं क्या, मतलब आप उसमें आप रुचि रखते हैं कि नहीं, और रखते हैं तो मतलब वो क्यों नहीं दिया, या दोगे या फिर दिया है, ऐसा मतलब कुछ? देखिए यूपीएससी जिन्होंने मेंस वगैरह दिया है, ठीक है, तो कोई इसमें इस सवाल में आप आगे चल के यूपीएससी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनको कोई वो निर्भर करता है कि आपका एज कितना है, आपने पहले कितना अटेम्प्ट दे चुका है, तो उनको भी अंदाजा रहता है ना कि जैसे कि काफी अटेम्प्ट देने के बाद कोई आ रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद उनकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, वो इतना ऐसे कुरेदते नहीं है इन सब चीजों को।
तो अब क्या करोगे? अगले दिन जब हम लोग बात करेंगे तो इसी सेक्शन पे बात करेंगे कि क्या कहते हैं कि आपका ये जो बीटेक के बाद अपने जो मैक्सिमम लड़के बीटेक के दिख रहे हैं हमको, तो बीटेक के बाद आपने बीपीएससी या सिविल सर्विसेज में आने का फैसला क्यों किया है? आपका जो जेन्युइन रीजन है आप उसको तैयार करके रखेंगे और अपने तरफ से भी कुछ आंसर सोचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बकायदे आपके आंसर को मॉडिफाई करेंगे, पहले बताएंगे, उसके बाद फिर आपके आंसर को मॉडिफाई करेंगे ताकि एक अच्छा आंसर दे सकेंगे। आप अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे, हम किस कैटेगरी के स्टूडेंट थे, मतलब कि पुअर कैटेगरी के स्टूडेंट रहे बीटेक में, बीटेक को सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा या फिर ठीक है ठीक ठाक तरीके से ही पढ़ा, एक है कि एक्सपर्ट तरीके से पढ़ा उसके बाद बीटेक में कुछ हासिल किया, उसके बाद जो है कि इस फील्ड को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप अपना कैटेगरी वगैरह ये सब डिसाइड करके आ जाएंगे बीटेक में आप किस तरीके के छात्र रहे हैं। ठीक है, आपको कितना जानकारी है बीटेक का, क्योंकि बीटेक के ऊपर फोकस करने का मतलब आप अपने क्वेश्चन को इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को इनवाइट नहीं करना चाहते हैं तो उनसे बच के निकलने का प्रयास कीजिए। अगर आप क्वेश्चन इनवाइट करना चाहते हैं तो फिर उस पर जो है कि अच्छे से फोकस करके बताइए कि हाँ सर मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक सफल इंजीनियर रहा हूँ, उसके ऊपर बात करने में उनको फिर अच्छा लगेगा ना। या फिर एमबीए या जो भी आपने किया है, मास्टर्स जिसमें भी आपका है, पीएचडी होगा किसी का, बहुत सारा चीज होगा, तो उस पर आप क्वेश्चन इनवाइट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं ये आप सोच लें। देखिए क्वेश्चन बहुत हाई क्वालिटी के नहीं आने वाले हैं, इस बात को समझिए कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। सामान्य सामान्य जो प्रश्न होंगे उसमें आप आंसर देने में कंफर्टेबल है कि नहीं है, इतना अपने आप को टटोल लेंगे। और आपके पास अभी समय पर्याप्त है, करीबन महीने भर का लगभग समय आपको मिलने जा रहा है, तो इस महीने भर के समय में अगर उसके आंसर को दे पाने में आप सक्षम बन पाते हैं, आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ पढ़ के अपने सिलेबस को, कुछ कुछ चीजों को इधर उधर से यूट्यूब से देख करके या फिर कोई समरी बुक पढ़ करके अगर आप आंसर देने में सक्षम बन पाते हैं और आपके प्रोफाइल में डाइवर्सिफिकेशन है, आपने मास्टर्स किया है, आपने पीएचडी किया है, आपने एमबीए किया है या और कोई डिप्लोमा का डिग्री लिया है या किसी भी तरीके का डिग्री किया है और उसको अभी आपके पास पर्याप्त समय है, उसमें आंसर देने में आप सक्षम हो पाते हैं, तो बिल्कुल उन चीजों को इंटरव्यू में बताने का प्रयास कीजिए। आप छुपने का प्रयास मत कीजिए। समय कम रहता है तब लोग छुपने छिपाने का काम करते हैं, समय जब पर्याप्त है तब उसको छिपाइए मत, उनको बताने का ही प्रयास कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप तैयारी कर सकते हैं, एक महीने में तो बहुत कम से कम जनरल क्वेश्चन का तो तैयारी हो ही सकता है। आप बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ लें, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन बेसिक चीजों का आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ राहुल। सर मैं ये बोल रहा था सर कि क्या बोलते हैं ये बीटेक से क्वेश्चन को तो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ सर, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जैसे आजकल जो करंट में वाइवा वगैरह में चल रहे हैं मेरे इंजीनियरिंग डिग्री से रिलेटेड, तो वो देख सकता हूँ सर। लेकिन मेरा जॉब मतलब कि मतलब काफ़ी ये डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि 3 साल में मेरा 3 जगह ट्रांसफ़र हो चुका है। तो मैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मंत्री ऑफिस और कैश सेक्शन ये सब भी डील किया हूँ सर। तो जॉब पे आएंगे तो फिर तो मतलब कि अच्छा है मेरा सर, लेकिन बीटेक को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ सर। तो फिर जॉब पे आप फोकस करेंगे ना, आपके आंसर में जॉब दिखेगा ज्यादा और उसके बाद 3 ट्रांसफर दिखा देंगे, मैंने इस मिनिस्ट्री में काम किया, इस मिनिस्ट्री में काम किया, इस मिनिस्ट्री में काम किया। नहीं मिनिस्ट्री सेम ही है सर, लेकिन 3 डिपार्टमेंट है, हाँ, मतलब तो मंत्री ऑफिस हो गया, कैश ठीक है, सेक्शन तो हो उसके गया। तीनों डिपार्टमेंट का आप नाम बोल देंगे एक साथ, तो वो तो अभी सिखाएंगे, जब एक्सपर्ट बना देंगे ये सब आंसर करने का ना, तो उसमें बता देंगे कि आपको किस बात को दबाना है और किस बात को फोकस में लाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको बस मिनिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन हो, जो जानकारी आप जानते हैं उसको बता के आइए और जो कमजोरी आपके अंदर है उसको छिपा के आइए, सबसे अच्छा इंटरव्यू वही दे के आएगा। हाँ नरेंद्र। हाँ सर, मैं बोला था सर कि मैं सर एवरेज स्टूडेंट था सर, लेकिन सर जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है प्लेसमेंट में बैठने का वो मैं फुलफिल करता था, लेकिन सर मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था सर। मतलब मेरा कोई शुरू नहीं, से ही आप बोली स्टार्टअप कुछ और वगैरह था करने सर। चाह रहे थे, तो स्टार्टअप जो आपने किया उसके बारे में तो नॉलेज है ना? यस सर। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप स्टार्टअप को हाईलाइट करके लेके जाएंगे, उसके बारे में आपसे बात करने में ऐसे भी उनको इंटरेस्ट आएगा अभी। ठीक है, क्योंकि आपने अलग ओके अलग सर। तरीके का स्टार्टअप किया है, अलग अलग तरीके का एक्सप्लोरेशन किया है, और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, सर एक और बात है सर। हाँ सर किशनगंज से बहुत पुअरेस्ट सर डिस्ट्रिक्ट है सर, मतलब बिहार का सर, वहाँ पे सर बाल विवाह भी खूब होती लड़कियों की सर वहाँ पे। हाँ हाँ। तो सर आप अब सर मैंने सर यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस है सर, मैंने यहाँ पे डीएसपी को पहला प्रेफरेंस दिया है, जबकि शिक्षा विभाग में भी जॉब थी और एग्रीकल्चर में भी जो ARCS का जॉब है सर वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको मैंने सर नीचे रखा है सर। तो ये कोई सवाल दिक्कत मुझसे नहीं पूछ है, सकते हैं ना? एक डीएसपी जितना डाइवर्सिफाई फील्ड में काम कर सकता है वो शिक्षा विभाग का व्यक्ति सिर्फ शिक्षा विभाग में काम कर पाएगा, लेकिन डीएसपी आम जनता से मिलता है, उसकी अगर बाल विवाह हो रही है तो एक डीएसपी को रुकवाने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा विभाग नहीं रुकवा सकता है। आप इस चीज को समझ रहे हैं ना? ओके सर, तो थैंक यू सर। कोई इशू ही नहीं है आपके पोस्ट प्रेफरेंस में। ठीक है, तो आज हम लोगों को अब अनुमति दिया जाए। गुड नाइट सभी को, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।